स्टार्ट करता हूँ। तो जो संवेदनाओं से तृप्त होने का जो क्रम है वो तो मुझे लगता है कि जीव जानवरों से ही मुझे शुरू होता हुआ दिखता है। जैसे जानवरों में भी देखिए तो स्वाद के प्रति काफी आकर्षण दिखता ही है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ तभी देखता हूँ कि जो बंदर है मंकी, मतलब वो उनका दिन रात जो है वो भोजन की तलाश में है। अच्छा, भोजन की तलाश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट भरने की तलाश में है। उस भोजन में भी वो स्वाद को ढूंढ रहे हैं। जैसे आदमी जो लेके जा रहा है उसको छीन लेना है ना, आपस में झगड़ा करना, कोई ऐसा चीज कोई छीन के लाया, अब उस पे जो है क्रूरता करना, एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना। तो ये पेट भरने के लिए तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वो मतलब संवेदनाओं से सुखी होने के ही रूप में, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं रहता है। जैसे अभी अपन लोग जो बोलते हैं ना, जीवावस्था में जीने की आशा और ज्ञान अवस्था में सुख पूर्वक जीने की आशा, तो ऐसा लगता है कि पशुओं में सुख की कोई आशा ही नहीं है। लेकिन मुझे मेरा जो अनुमान लगता है कि नहीं, सुख की कुछ तो आंशिक आशा उसमें रहती है। आप देखें ना, मतलब संवेदनाओं के लिए देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आंशिक अर्थ में तो दिखता ही है। मतलब जैसे जो बोलते हैं विषण आहार निद्रा भय मैथुन, उसमें से आहार सबसे ज्यादा दिखता है। पशुओं में सबसे ज्यादा आहार दिखता है विषय। तो वो जो शरीर यात्रा चलाने में इस जीवनी क्रम को देखेंगे तो उस जीवनी क्रम में से यदि वो मानव शरीर चलाना शुरू करता है, तो ये जो उसका पूर्व का अभ्यास किया हुआ है, संवेदनाओं में जो उसका एक कहें अच्छा लगना खराब लगने वाला भाग तो पहले से ही है जीव शरीर चलाते हुए ही। तो जब वो वहां से चलते हुए मानव शरीर चला रहा है तो वहां भी शुरुआत इसी तरीके से कर रहा है, संवेदनाओं से ही शुरू कर रहा है। उससे उन संवेदनाओं को और अच्छे तरीके से करने का प्रयास कर रहा है। बंदर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? किसी का कुछ चोरी कर लिया, कहीं पे कुछ कोई बना रहा है ऐसा, उसमें अपनी कल्पनाशीलता मतलब चित्त वृत्ति को लगा के कुछ नया व्यंजन नहीं बना सकता। अब मनुष्य को देखेंगे तो उसमें वो प्रयोग करते हुए बहुत तरीके के व्यंजन बनाता है। उसने बहुत तरीके के मसाले डेवलप किए। इसमें प्याज कितना मिलाना है, टमाटर क्या मिलाना है, उसके वेरिएशन से मतलब अलग अलग तरीके के स्वाद आते हैं। तो संवेदनाओं से सुखी होने का अथक प्रयास हुआ है। आप स्वाद को यदि देख लें तो स्वाद को लेकर के कितना मतलब ह्यूज, कितने तरीके के स्वाद आप ले सकते हैं जो अभी विश्व में मतलब प्राप्त हैं, आप काउंट नहीं कर सकते। इतने तरीके के भोजन हैं। अब उससे और आगे बढ़ कर देखेंगे तो उसमें जैसा दिखता है कि सिर्फ संवेदनाओं में सिर्फ वो लगता है स्वाद वाला भाग। मनुष्य में देखेंगे तो स्वाद से और भी ज्यादा चीजें। अब इसमें देखेंगे तो यहां पर जैसे देखेंगे तो ये वाला भाग भी इंक्लूड होता है सब म्यूजिक से। जानवरों में ऐसा कोई म्यूजिक जैसा नहीं लगता है जिस म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो कंपोजिशन करने की ताकत नहीं होती। मानव यहां पर देखेंगे तो इस म्यूजिक का भी उसने इतना वेरिएशन किया है, इतने तरीके के म्यूजिक डेवलप हुए हैं, मतलब मुझे लगता है अनकाउंटेबल है। उस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो पांचों संवेदना है उसमें मतलब मैं इनफाइनाइट तो नहीं कहूंगा, लेकिन वेरी लार्ज नंबर का वेरिएशन है। बहुत ह्यूज वेरिएशन आदमी ने कर लिया है और उसी में ही उसकी निरंतरता ढूंढ रहा है। उसी में उसकी निरंतरता ढूंढ रहा है, कभी शब्द से, कभी स्पर्श से, कभी रूप से, कभी रस से, कभी गंध से, इसी तरीके के चीजों में वो संवेदनाओं में सुख को ढूंढ रहा है। बट उसका सुख उसको उस मतलब भासता है तभी तो वो है, मतलब यदि नहीं भासता तब तो वो उधर जाता ही नहीं। मतलब उसमें भासता तो है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वहां पर उसकी निरंतरता नहीं हो पाती। निरंतरता नहीं हो पाने के कारण ही अब वो वापस जो है ये सोचता है कि भाई किस चीज से उस निरंतर सुख को पाया जा सकता है। तब जाकर के उसे पता चलता है कि भाई इन संवेदनाओं से ज्यादा जो सुख है मूल्यों का सुख है। तो वो संबंध को पहचानने की जगह, मूल्यों को पहचानने की जगह वहां पर अब अपना कल्पनाशीलता लगाता है कि मैं संबंधों को पहचानूं, मूल्यों को पहचानूं, उसका निर्वाह करूं और उससे सुखी। उससे ऊपर देखेंगे तो ज्ञान की बात क्या है, ये सहअस्तित्व क्या है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था क्या है, इस चीज को समझ करके उसको उससे सुखी होने का प्रयास करता है।
तो ये जो संवेदनाएं हैं उसका देखेंगे, वो नियंत्रण जो है, मुझे पहला स्टेप तो लगता है कि मूल्यों के साथ होता है। यदि आप में मूल्य मूलक आस्वादन होना शुरू होता है तो रुचि मूलक आस्वादन गौण हो जाता है। यदि संज्ञान्यता से संवेदनाएं जो नियंत्रित होते हैं उसको यदि हम फैलाएं, तो पहला घाट जो दिखता है कि यदि हमने मूल्य मूलक आस्वादन की मतलब प्राथमिकता बनती है, तो हमारे लिए रुचि मूलक आस्वादन गौण हो जाता है, हम प्राथमिकता उसको देने लगते हैं, है ना। और इससे आगे, इन मूल्यों से आगे फिर अब आती है बात ज्ञान की, जहां पर हम धर्मपूर्ण विचार मतलब धर्मपूर्ण विचार में स्थापित हो जाए। तो धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार में स्थापित हो जाना ही संज्ञानीयता है। धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार में स्थापित होते हैं तो संवेदनाएं नियंत्रित होने ही लगती है। इसी अर्थ में कह रहे हैं संज्ञानीयता के आधार पर संवेदनाएं नियंत्रित होती है। ठीक है भैया। हाँ भैया। इसमें और कोई प्रश्न हो, कुछ और पूछना हो किन्हीं को? बताइए। आप लोग को कैसा लगता है, क्या है उस मत में जो भी है? भैया संवेदना जो है, संवेदनशीलता, वो तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ऐसा परिभाषा में जो लिखा है। और अ, उसको हाँ, नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। तो समझदारी से नियंत्रित करना ही काम है। बिल्कुल, देखिए, हम तृप्ति किस में ढूंढ रहे हैं? जैसे संवेदना जब अभी अपन बात करें तो जो हमें, वो किस संवेदना की बात करें? जो शरीर के साथ जुड़ी हुई है। एक दूसरे तरीके की जो संवेदना बोलते हैं, जो दूसरे को दुख को देख करके भी जो अपने में संवेदना होती है, वो अलग तरीके की संवेदना है। जैसे बोलते हैं ना कि मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, ऐसे भी तो भाषा प्रयोग करते हैं ना, हमारी संवेदना है। कोई भी घटना घटती है, दूसरी घटना, तो उसमें हम अपनी भी संवेदना है ना, या संवेदनशील घटना है, वो संवेदनशील जगह है, ऐसे भी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर जब संवेदना बोल रहे हैं वो अलग तरीके की चीज है। और अभी जिस संवेदना की बात कर रहा हूं तो वो बेसिकली जो ये पांच ज्ञान इंद्रिय हैं, कौन कौन, जिसको अपन कहते हैं ना, जैसे मुंह कान नाक जीभ त्वचा, जिसके माध्यम से हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आस्वादन लेते हैं, उन इंद्रियों की बात हो रही। देखेंगे अभी आप, यदि मैं यहां पर दिखाऊं मानव ये इसमें अनुभव दर्शन में, देखिए क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मानुभूति बोध सहज आनंद ही पांचों ज्ञानेंद्रियों में आस्वादन सुख की उपेक्षा है, जिसे पर वैराग की संज्ञा दी जाती है। तो ये कितना सुंदर लिखा है। ब्रह्मानुभूति बोध सहज आनंद ही पांचों ज्ञानेंद्रियों में आस्वादन सुख की उपेक्षा है। तो जो पांचों ज्ञानेंद्रियों में आस्वादन सुख है, आस्वादन सुख है, उसकी पूरी तरीके से उपेक्षा हो जाती है ब्रह्मानुभूति होने पर। इसी को पर वैराग्य कह रहे हैं। हर तरीके के संवेदनाओं से हमारे को उपेक्षा हो गई, उसमें कोई मजा नहीं आता। हालांकि उपेक्षा तो पहले भी हो जाती है, लेकिन यहां पर पूर्ण उसमें वो हो जाता है, विराम लग जाता है। ठीक है। तो फाइनली देखेंगे तो यहां पर जो लिखा हुआ है, चैतन्य इकाई का जड़ की आस्वादन अपेक्षा से मुक्त होना एवं प्रेममयता अथवा सत्ता में अनुभूत होना ही मोक्ष है। देखिए क्या सुंदर लिखा हुआ है।
चैतन्य इकाई का जड़ की आस्वादन अपेक्षा से मुक्त होना एवं प्रेममयता में अथवा सत्ता में अनुभूत होना ही मोक्ष है। दो, जैसे अभी मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा कहते हैं, तो इधर एक एक्सट्रीम देखेंगे तो मन है, दूसरी तरफ आत्मा है। तो मन जब तक शरीर के साथ अदाकार हो करके जो इंद्रियों के माध्यम से आस्वादन कर रहा होता है, यही बंधन है। और जब आत्मा ब्रह्म में अनुभूत होता है, उस अनुभूत होने से मोह मन वृत्ति चित्त बुद्धि सब उस आत्मा के प्रभाव में आ जाते हैं। इसको ही मोक्ष का। ठीक है। ठीक है। तो ये दो एक्सट्रीम की बात हो रही है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये दो एक्सट्रीम की बात हो रही है। इसके बीच की बहुत सारी स्थितियां, इस बीच में ही जागृति क्रम है। ये दो एक्सट्रीम की बात हो रही है, इसी बीच में ही जागृति क्रम है। एक मन पूरी तरीके से, जिसको कहें कि बिल्कुल पशु मानव के जैसा संवेदनाओं से तृप्त होने के लिए ही, चार विषय पांच संवेदनाओं से तृप्त होने के लिए ही पूरी तरीके से लगा हुआ है। और दूसरा उसके ठीक विपरीत एक जो कह रहे हैं दिव्य मानव, जो ब्रह्मानुभूति संपन्न मानव है, जिसमें मतलब जिसने व्यापक का अनुभव कर लिया है, वो पूरी तरीके से मुक्त है, जीवन मुक्त इकाई का। इसके बीच में बहुत सारे क्रम है, जिसको अपन जागृति क्रम कह रहे हैं। ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे अपने को समझ में आना चाहिए, कहां से अपने को कहां पर पहुंचना है। सारा लक्ष्य मन हम लोगों जितने भी हमारे जितने भी मनुष्य हैं, उनको पता हो या ना पता हो, उन सभी मनुष्यों का लक्ष्य ब्रह्मानुभूति ही है। हमें पता हो या ना हो कि ये हमारा लक्ष्य है, प्रकृति सहज देखेंगे, जो भी हम प्रकृति में व्यवस्था है उस सब में यही है कि हर मानव का लक्ष्य ब्रह्मानुभूति है। जब तक वो यहां नहीं पहुंच जाता है, तब तक वो उसमें परिमार्जन की संभावना बनी हुई है। यहीं पर जाकर के उसका जागृति पूर्णता होता है। ठीक है। इस पूरे चैप्टर में देखेंगे ना, अनुभव दर्शन ब्रह्म के बारे में काफी कुछ कहा गया। ब्रह्मानुभूति संपन्न मानव ही जड़ प्रकृति की आसक्ति से मुक्त है, जिसका जीवन ब्रह्म मुक्त अवस्था में। वो उसी चीज को फिर से कहा जा रहा है, आस्वादन अपेक्षा से मुक्ति। तो अपने को बार बार ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई दो अलग एक्सट्रीम में अभी देखेंगे। अभी इसे मानव को देखने जाएंगे तो मानव जो है, अभी आपको इस धरती पे यहाँ पर अभी ऐसा तो नहीं लगते कि एक यहाँ पर दिव्य मानव भी है, देव मानव भी है, मानव भी है ना, और कंटिन्यूस में चेतना का लेवल है, ऐसा नहीं दिखता। ज्यादातर लोग पशु मानव राक्षस मानव में दिखते हैं, और शायद ही यदा कदा कोई देव मानव इस धरती पे होते हैं। जैसे अभी बाबा जी थे तो दिव्य मानव थे, और हो सकते हैं कोई मानव देव मानव होंगे इस धरती पे, लेकिन अपने को पता नहीं। तो हम सभी एक तरीके से कहें तो कल भी जो मैं बात कह रहा था कि इकाई, हर इकाई इस प्रकृति में, चाहे जड़ इकाई हो या चैतन्य इकाई हो, वो वातावरण के दबाव से मुक्ति के लिए ही प्रयत्नशील है, हर इकाई। उसी अर्थ में आप यहां देखेंगे तो ये सारी चीजें लिखी हुई है, उसी अर्थ में। ये सारी चीजें हमने पढ़ी अभी, है ना, ये सब चीजें वही है। ये जो कर रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मानुभूति, वो ये कर रहे हैं ब्रह्मा चैतन्य इकाई का जड़ इकाई का स्मरण अपेक्षा से मुक्त होना तथा प्रेम महता अथवा सत्ता में अनुभूत होना ही मोक्ष है। तो हर इकाई इसके लिए प्रयत्नशील है।
इससे मतलब कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रकृति में यही बनावट ही है। तो जब तक वो ब्रह्म का अनुभव नहीं कर लेता, उसको कुछ ना कुछ स्वयं में ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है जो मुझे मतलब प्राप्त नहीं है, या जिसका ज्ञान नहीं है मुझे। तो ये सब चीजें जो है अपने को ध्यान में रखने से, बार बार ये सब सूत्र के रूप में अपने को लिख करके अपने जैसे घर के सामने जो है जहां पर बैठते हैं वहां रख देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा ध्यान बार बार जाएगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक है। तो अनुभव दर्शन जो है ये मतलब मुझे लगता है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे ही। और लेकिन ये इसमें कुल मिलाकर के देखेंगे तो मतलब बार बार जो है वो ब्रह्म के बारे में ही बताया गया अंत। देखिए ये देखिए क्या फिर से यहाँ पर आस्वादन अपेक्षा बंधन की ओर एवं ब्रह्मानुभूति सहज जिज्ञासा मोक्ष की ओर है। आस्वादन अपेक्षा बंधन की ओर एवं ब्रह्मानुभूति सहज जिज्ञासा मोक्ष की ओर। कई जगह आए हैं इस तरीके से। तो दो चीज हो रही है ना, कि जो जीवन है उस जीवन के पास तदाकार होने के चॉइसेस है। शरीर के साथ तदाकार होता है तो वो आस्वादन अपेक्षा की ओर जाता है, जो बंधन का कारण बनता है। जीवन यदि शरीर के साथ तदाकार हो करके, संवेदनाओं के साथ तदाकार हो करके, इंद्रियों के साथ तदाकार होकर संवेदनाओं के सुख में यदि चला जाता है, वही बंधन का कारण होता है। कितना भी प्रयास करता है सुखी होने का, उसकी निरंतरता हो नहीं पाती। बंधन का मतलब क्या है कि वो जो भी प्रयास कर रहा है उससे उसकी पूर्णता हो नहीं रही, वो दबाव महसूस कर रहा है। तो अपने को बार बार ये ध्यान दिलाना कि भाई हमको फिर पहुंचना कहाँ है, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, तो यही है ब्रह्मानुभूति ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो अब एक व्यक्ति जो आस्वादन अपेक्षा का, उसको पता चला कि मैं इस अपेक्षा के कारण बंधन में हूं और ये अपेक्षा मुझ में कार्य कर रही है, क्या यहां से सीधे वो ब्रह्मानुभूति के लिए प्रयास करेगा? एक हो सकता है ना कि भाई जब यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, तो क्यों ना सीधा इसी के लिए प्रयास किया जाए। ये नहीं हो सकता। इसी के बीच में ही अब आपको अभ्यास की बात आती है। क्या अभ्यास की बात आती है कि भाई पहले हम मतलब धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार का अभ्यास करें। पहले मानवीयता से पारंगत होने का अभ्यास करें। रुचि मूलक से मूल्य मूलक आस्वादन की अधिकता मुझ में हो जाए, इसका प्रयास करें। पहला मुझे प्रयास तो यही लगता है कि मुझ में रुचि मूलक आस्वादन की जगह मूल्य मूलक आस्वादन की जो अपेक्षा बलवती हो जाए। मुझे हर समय एक तरीके से मतलब मूल्य मूलक आस्वादन जो है वो वरीय लगता है रुचि मूलक आस्वादन की जगह। इसी को परंपरा में भक्ति मार्ग कह दिया, चाहे जो भी कहें इसको, मतलब मूल्य की बात है। मूल्य या तो हम किसी व्यक्ति में स्वयं में स्थिर होकर व्यक्ति के साथ जीने का प्रयास करें, या फिर जो पुरानी परंपरा में किसी एक काल्पनिक देवी देवता के साथ मूल्यों के साथ तदाकार होने की बात है। तो मूल्य अनुभूति होने के लिए, मतलब मूल्य में आस्वादन होने के लिए, मूल्यों में आस्वादन की अपेक्षा बलवती होने के लिए वृत्ति से मन का चालित होना आवश्यक है। ये जो मूल्य जो करें, मूल्यों का जो आस्वादन है वो बलवती मन के उससे नहीं होगा, वो चित्त वृत्ति से होगा। यदि चित्त वृत्ति की क्रिया को हटा दे तो मन देखेंगे स्वभाव से रसज्ञ है, वो फिर 4 से 5 संवेदनाओं में ही जाएगा, जैसा पशुओं में, जीव जानवरों में दिखता है। पशुओं में, जीव जानवरों में जो दिखता है कि जहां पर वो मन से ही ज्यादातर चालित हैं, है ना, तो वहां पर वो पूरी तरीके से देखेंगे तो आस्वादन ही प्रधान बनता है। चित्त वृत्ति डेवलप होने का मतलब है कि अब आप में जो मूल्यों की अपेक्षा ज्यादा हो रही है।
उसी का ही, इसके बीच के ही जो उसको कह रहे हैं, इस बीच के जो सिस्टम है उसी के लिए ही जो अपन ने पहले भी बात किया था मानव व्यवहार दर्शन में, जो वो तीन चीजें मैं बार बार बोलता हूँ, अल्प विकसित, अर्ध विकसित और जो पूर्ण विकसित है, ये जो तीन चीज आती हैं। एक मिनट, इसमें तुरंत मैं खोल देता हूँ ना पहले। ये यहाँ पर जो अनुसरण अनुकरण विधि बोल रहे हैं, तो वहां पर जो बेसिकली कह रहे हैं कि ये सब का अभ्यास करना, न्यायपूर्ण व्यवहार का अभ्यास करना, समाधान पूर्ण धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना, इसका अभ्यास करना। तो क्रम से मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में होना, वृत्ति का प्रत्यावर्तन चित्त में होना। जैसे यहाँ लिखा, मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है, जो मित्र रसा है। मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय एवं निर्विरोध होता है। अब उससे उपरि जब मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करने लग गया तब वृत्ति चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है। तो यहां पर जो प्रत्यावर्तन है वो क्रमशः है, ऐसा नहीं हो जैसे अब चित्त बुद्धि का संकेत ग्रहण कर रहा है और इसके बाद जब आप बोल रहे हैं बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है। अब ऐसा नहीं कि अभी आपको पता चला कि अभी हमारा मन जो है उसमें रुचि मूलक जो आस्वादन है उसकी प्रधानता है, मैं आस्वादन अपेक्षा में हूं, और यहां से हम सीधा प्रयास कर ले फाइनल किसके लिए, कि बुद्धि का आत्मा में प्रत्यावर्तन हो जाए, बुद्धि आत्मा का संकेत ग्रहण करने लगे। ये जो फाइनल बात हो रही है, तो इस बीच की ये सारी कड़ियां हैं, ये सब जो बताई जा रही है कि मन वृत्ति का कैसे संकेत ग्रहण करेगा, वृत्ति चित्त का कैसे, चित्त बुद्धि का कैसे करेगा, फिर बुद्धि आत्मा का, उसके लिए क्या क्या करना होगा, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। हमारे को पहले ये डिसाइड करना होगा ना भैया, कि भाई अभी हम इन सारी जगहों में कहाँ पर है। क्या मेरा मन का प्रत्यावर्तन हो गया है, वृत्ति का हो गया है, चित्त का हो गया है ना। हम इस जगह पे हैं, हम इस जगह पे चित्त का संकेत हमारा मन वृत्ति चित्त चित्त तंत्रित हो चुका है। मतलब यहाँ पर जो ये कह रहे हैं ना, ये तीन तरीके के जो मानव की बात कर रहा है, कि हम इस अवस्था में हैं और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अर्ध विकसित होने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम अर्ध विकसित हो चुके हैं और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये अपने को मूल्यांकन तो होना पड़ेगा कि हम किस जगह पर अभी खड़े और हम किस चीज के लिए प्रयास करना है। हम सीधा जो है अभी अपन हो सकता है अल्प विकसित में ही, अल्प विकसित में भी अपन बहुत सारे देखेंगे तो लेवल होंगे। अल्प विकसित के ही किसी एक जगह पर हैं और हम प्रयास करने लगे कि पूरी तरीके से आत्मा द्वारा नियंत्रित हो जाए, अनुशासित हो जाए। ये प्राकृतिक विधि से हो नहीं सकता। तो जो ये विकसित जिसकी बात कर रहे हैं ना, जागृत पूर्ण जागृत, वो होगा ये वाला ब्रह्मानुभूति संपन्न मानव। और जिस आस्वादन अपेक्षा वाला जो बात कर रहे हैं, जो अल्प विकसित का सबसे लोएस्ट वाला बात है, अल्प विकसित में जो सबसे नीचे, अल्प विकसित में भी बहुत वो है लेवल, जो सबसे नीचे है वो पूरी तरीके से पशु मानव शुद्ध रूप से अपने को आस्वादन के साथ ही जीने का पूरा दिख रहा है। कोई मूल्य उसमें नहीं दिखते, मूल्य दिखते होंगे बहुत आंशिक। ठीक है। भैया यहाँ कुछ जोड़ सकता हूँ क्या भैया मैं? हाँ बोलिए ना भैया। ये जो पशु मानव राक्षस मानव को लेके ना, वो बहुत सारा जो एक चीज समझने का है कि ये ना हमेशा साथ साथ रहते हैं। अगर क्योंकि गठन पूर्ण परमाणु होने के कारण हम अपन लोग स्वनियंत्रित होना ही है, तो अपन जब भी अमानवीयता का कोई भी एक पशु मानव तभी होता है जब किसी राक्षस मानव के साथ उसके व्यवहार में उसका पशु मानव तो दिखता है। तो ये जो राक्षस मानव और पशु मानव को ना अपन एक इंडिपेंडेंट क्लासिफिकेशन करने की जगह पे इस तरह से देखा जाए उसको कि ये हमेशा पैर में रहते हैं।
एक ही मानव अपने आप में कभी व्यवहार करते वक्त पशु मानव जैसे रहता है, कभी व्यवहार करते वक्त राक्षस मानव जैसे रहता है। इस तरह से अगर समझ जाए, आपकी आवाज कट गई भैया। व्यवहार में ऐसा दिखता है भैया अपने को, अपने आप में कोई पशु मानव या राक्षस मानव नहीं होता है। मानव एक मानव से जब व्यवहार करता है तभी इस तरह का चीज पकड़ में आती है, ऐसा अपन दैट विल हेल्प आवर अंडरस्टैंडिंग। है ना? बताइए आप लोग में से कोई और कुछ बताना बोलना चाहे अभी तक जो हुआ, या आनंद भैया जो बोल रहे हैं उससे रिलेटेड। भैया कोई एक व्यक्ति कोई जगह अच्छा बर्ताव कर रहा है, मगर वो दूसरी जगह पशु मानव के जैसा बर्ताव कर रहा है, और कोई तीसरे संबंध में राक्षस मानव के जैसा बर्ताव कर रहा है। अलग अलग जगह पे कहीं पे बहुत बढ़िया सा व्यवहार कर रहा है मानवीय। तो उसको कैसे, उस व्यक्तित्व को कैसे लिया जाए उसको? ये देखिए, जो भ्रमित मानव है, जो उसके स्वभाव की बात कही गई तो वहां दीनता, हीनता, क्रूरता जैसा दिखेगा, है ना? तो अब इस दीनता, हीनता, क्रूरता का ना, उसमें देखेंगे ना, वो टाइम के साथ उसका बदलता दिखता हो। किसी समय वो दीन दिख सकता है, किसी में हीन दिख सकता है, किसी में क्रूर दिख सकता है। तो जब दीनता में होगा ना, तो आपको उसको देख के दया आएगा। बेचारा, आप शब्द करेंगे, यूज करेंगे बेचारा उसके लिए। जब वो दीनता में रहेगा तो आपको उसके लिए अच्छा भाव आएगा, पोषण का भाव आएगा। लेकिन वही व्यक्ति किसी समय हो सकता है कि क्रूरता भी प्रदर्शित करने लगे। तब आपको लगेगा कि यार ये अभी तक तो इतना बेचारा था, और आज देखो ये कैसा कर रहा है। तो मैं तो देखता हूं कि व्यक्ति में ये दीनता, हीनता, क्रूरता का ना कॉम्बिनेशन चलता है। किसी समय वो दीनता प्रधान होता है, किसी में हीनता प्रधान, किसी में क्रूरता प्रधान, पता नहीं चलता, है ना? तो जिस समय वो दीनता में ज्यादा प्रदर्शन कर रहा है ना, तो उस समय आप उसको अच्छा आदमी मान लेते हैं। हाँ भैया, और साथ में वातावरण के प्रभाव में भी हो जाता है कि अगर बाहर का आक्रमण है तो दीन हो जाएगा, जहां मौका मिला वहां राक्षस मानव हो जाएगा। तो परिस्थिति के प्रभाव के आधार पे भी व्यक्ति का बिहेवियर चेंज होता रहता है। है ना? जो उनसे बल, पद, पैसे में ज्यादा है, उनके सामने वो दीन बन के रहता है। और जो वहां पर जो उनके बल, पद, पैसे से कम है, उनके सामने जो है क्रूरता का प्रदर्शन करता है। देखिए ना, सारा जो मैनेजमेंट है वो इसी हायरार्की पे चलता है। तो इसको ऊपर यार, वाले, दिस इज यार, यहीं पे मतलब अपन एक ही आदमी, ये जो पंचकोटि वाला जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी मे बी अंडरस्टैंडिंग दैट कि ये जो हैं वो हर मानव में अलग अलग जगह पे दिखने को मिल चलिए चलिए सही में। की आवाज कट गई भी है। अभी अपन भी देखेंगे सॉरी, ना। मैंने म्यूट लिया था। अच्छा, बात तो आनंद भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही और ब्रेक भी हो रहा अभी यदि देखेंगे ना, बहुत सूक्ष्म रूप में, मतलब हीनता का बात देखेंगे तो कि समझ हीनता में आ में जाए, भी। हाँ, अमानवीय होगा या मानवीय होगा या अतिमानवीय होगा, ये एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। बिल्कुल। अमानवीय में दो तरह से हो सकता है, मानव में मानव के जैसे हो सकता है, अति मानवीय में दो तरह का हो सकता है। जस्ट फॉर आवर क्लैरिफिकेशन ऑफ, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, उसका मतलब एक लीनियर ऑर्डर में समझ लें। ये तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जैसे अपन मन, वृत्ति, चित्ती, बुद्धि, आत्मा, वो बहुत लीनियर है, क्लियर क्लियर। ये जो है ये डायनामिक स्थितियां हैं। देखिए, सारा कुछ जुड़ा हुआ मामला है। मनुष्य के जब अपन कहते हैं दीनता, हिंता, क्रूरता,
वो दीनता सब हीनता जुड़ा हुआ। क्रूरता देखेंगे ना, तो वो जुड़ता है प्रिय हित लाभ की दृष्टि के साथ, है ना। न्याय धर्म सत्य करता हुआ कोई दीनता हीनता क्रूरता दिखेगा नहीं। तो यदि उसमें दीनता हीनता क्रूरता है, इसका मतलब उसमें प्रिय हित लाभ दृष्टि प्रधान है। प्रिय हित लाभ दृष्टि प्रधान होने का कारण देखेंगे तो उसमें वो कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से शरीर मान करके अपने आप को जी रहा है। तो जहां पर मन जितना ज्यादा आसक्त है शरीर के साथ, उसके अकॉर्डिंगली उतना ज्यादा उसका जो वृत्ति है उसमें प्रिय हित लाभ की दृष्टि बनती है। उस प्रिय हित लाभ की दृष्टि के लिए वो ये सारे दीनता हीनता क्रूरता करता है, कि कहां पर क्रूरता करने से हमको लाभ होगा, कहां पर हमको हीनता करने से लाभ होगा, कहां पर दीनता करने से लाभ होगा। ये सब देखेंगे। हीनता में भी मतलब उसके जो छल कपट दंभ पाखंड जो है, उसके भी बहुत वेरिएशन है। मतलब सिर्फ हीनता का देने का मतलब वो एक ही तरीके का आचरण नहीं हुआ, हीनता में भी कई तरीके के लेबल आ गए, जिसके बारे में लिखा है ना, छल कपट दंभ पाखंड। तो बहुत आंशिक रूप में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों से भी वैसी चूक होती है ना। तो ये सब चीजें मतलब है, किसी में अधिकता में किसी में कम में है, ऐसा ही है। इनसे मुक्त ये अपने को अवेयर होना कि भाई ये चलो बहुत अधिकता में नहीं लेकिन कम मात्रा में मुझ में भी है, तो अपने को यहाँ से मुक्त होना होगा। ये हमारा स्वभाव नहीं हो सकता, दीनता हीनता क्रूरता हमारा स्वभाव नहीं हो सकता। मुझे ही स्वीकार नहीं, क्यों नहीं हो सकता कि मैं इसको नकार रहा हूं। तो फिर क्या स्वीकार है, तो जो यहाँ बात कर रही है मानवता धीरता वीरता उदारता, और उसी के लिए ही ये सारा दर्शन लिखा गया है। देखेंगे ना तो ये सारा दर्शन वही दिखा कि आपका ध्यान अपनी ओर चला जाए कि मुझे इस अमानवीयता से मुक्त होकर मानवीयता में स्थापित होना है। उसके लिए सारा कार्यक्रम बाबा जी ने दिया है। मानवीयता में स्थापित होने के बाद अति मानवीयता के लिए अपने आप ही आगे जिज्ञासा हो जाएगी। जैसे आप यहां देखेंगे ना, ये देखिए पहला ही सेंटेंस देखेंगे जो फर्स्ट चैप्टर का है। अब यहां पर बात लिखी हुई है कि अब ब्रह्म जिज्ञासा है। अब ये क्या मतलब है, अब का क्या मतलब है? मतलब मैं मानवीयता से संपन्न हो गया हूं, अब उससे और ज्यादा मैं गुणात्मक परिवर्तन करना चाहता हूं, तब मेरी जिज्ञासा ब्रह्म के लिए हो। मतलब मैं धीरता वीरता उदारता से संपन्न हो गया हूं और इससे ज्यादा दया कृपा करुणा से संपन्न होना चाहता हूं, तब उसके अर्थ में ब्रह्म जिज्ञासा है। मैं धीरता वीरता उदारता में जीने लगा हूं। इसका प्रैक्टिकल स्वरूप पहला, तो भाई यदि परिवारों में सब चीजों में हमको कोई गलत करता हुआ दिखता है, तो पहली बात तो कि हम आवेशित तो ना हो। इसमें तो सबसे पहला तो हम तो क्या होते हैं कि उसके उससे हम आवेशित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, नाराजगी व्यक्त करने लगते हैं। तो पहला स्टेप तो मुझे लगता है कि यह कम से कम आवेशित तो नहीं होना, ये चीज समझ पाना कि भाई उस भ्रमवश वो कर रहा है। यदि हमको उस समय लगता है कोई दुर्घटना हो सकती है, उसको रोकने के लिए हमको कुछ भाव भंगिमा अपना दिखाना हो क्रोध का, तो वो दिखा सकते हैं मुझे लगता है, लेकिन मन में ऐसा कोई आवेश नहीं आए, इसका ध्यान रखना। ये पता चला हमारा ही संतुलन बिगड़ गया, जो मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव के से बात बोल रहा हूँ। तो पहला तो घाट मुझे ये लगता है कि भाई पहले तो हम जो हैं, हम ही आवेशित ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। आवेशित ना हो, उसके साथ साथ चलो भाई वो आदमी हमारे को लगता है कि भाई वो आदमी के साथ नहीं बन सकता है, हमको उससे मतलब ही नहीं है, हम उससे दूरी बना के रखेंगे। ये दूसरा स्टेप, ऐसे व्यक्तियों से हम दूरी बना के रखेंगे। इससे अगला स्टेप भाई हमको चलो दूरी बना कर इसलिए रखनी पड़ेगी कि हम उससे प्रभावित हो जा रहे थे। दूरी इसलिए बनाया क्योंकि हम जो है उस जैसे ही वो आदमी गलत करता है, उसके मतलब दबाव बस या उसमें जो भी बनता है स्थिति, उसके कारण मेरे में भी आवेश आता है, इसलिए मैं उससे दूरी बना के रखा हूं। इससे ज्यादा जो मुझे ज्यादा इंप्रूव स्टेट लगता है कि दूरी
बनाने की जरूरत नहीं है। हम वहां रहते हुए भी वो गलत कर रहा है तो भी हमको जो ठीक लगा, न्यायोचित लगा, हम उसको करने लगे। हम न्याय करते हैं उस समय भी। एक तो हमारे में आवेश आता नहीं है ना, उसके आवेशित होने से मुझ में कोई आवेश नहीं आता। और दूसरा, उस समय जो मुझे ठीक लगता है वो भी मैं करता हूँ। मेरे में उसके प्रति कोई घृणा उपेक्षा का भाव नहीं आता। उसका मूल्यांकन रहता है और उसके प्रति कोई घृणा उपेक्षा, है ना, या उससे कोई दूरी बनाने का जो मुझे जो भी एक लगता है, उसकी जरूरत मुझे नहीं लगती है। मुझे जो न्याय संगत लगता है मैं उसको करता हूं। ये हो गया। वो करे या ना करे, मैं उसके लिए मैं अपना करता हूं। तो यहां तक हम पहुंच गए तो इसका मतलब हम धीरता में आ गए। अब उसके आगे प्रयास करेंगे कि यार देखो वो भी भ्रमित है, अब हम उसके लिए भी जो है उसको भी कैसे न्याय मिल जाए, उसके लिए हम प्रयास करने लगे। तब तो हम एक स्टेप और आगे हो गए। हम धीरता से संपन्न हो जाएंगे तभी वो हम वीरता का प्रदर्शन कर सकते हैं। मतलब उस आदमी को दिख जाए कि यार ये हर समय जो है मैं गड़बड़ करता हूं तो भी ये स्थिर बना रहता है। तब आप में वीरता के लिए चांस डेवलप होता है। तब आप जो है वो आप उसको कुछ सुझाव दे भी सकते हैं और वो स्वीकार करने की जगह पर बनेगा। तो वीरता का प्रदर्शन करने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए आपको पहले धीरता में आना ही पड़ेगा। आप धीरता में नहीं है और दूसरे को न्याय उपलब्ध कराने जाए, वो होता ही नहीं। अभी तो सारा घर में यही झंझट है। हम जैसे ही उसको दोषारोपण दिखाना शुरू करते हैं वो हम पर दोषारोपण कर देते हैं, फंस जाता है मामला। नहीं तो मामला यही हो जाता है ना, वो हमारी गलतियां गिनाने लगते हैं। हम उनकी गलतियां गिनाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी गलतियां उल्टी गिना देते हैं। तो भैया यहाँ पे ना जो उनका गलती गिनाने की जगह पे उनको एज ए प्रपोजल अपन ध्यान आकर्षण उनका करें कि ये एक रास्ता था और भी रास्ते हो सकते हैं। आप इसमें से जो भी आपको समझ में आए उस रास्ते से भी आप इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल कर सकते हो। ये जो प्रपोजल रूप में जो देने की बात है उसमें काफी चैलेंजेस आते हैं और उसको अपने को बार बार ये अखराना पड़ता है कि भाई मेरी जो भी मैसेज आपको आ रही है वो ब्लेम नहीं है, वो आपकी गलतियां गिनाने का काम नहीं है, मैं आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। उसमें जितनी जितनी मधुरता आएगी उतना उतना अपनी धीरता बनी रहेगी और साथ साथ वीरता का प्रदर्शन शुरू होगा। भैया ये जो है ना बहुत क्लोज रिलेशन में ना, ये इस मतलब जो है ना संवाद की स्थिति बनती नहीं है। जहां पर थोड़ी दूरी है वहां पर चलिए एक काम कर सकता है। बहुत क्लोज रिलेशन में ना पहले तो संवाद की जगह पहले हमको मतलब वही धीरता का ही परिचय देना पड़ता है। ठीक बात है, एकदम सही बोल रहे हो। तो बहुत जितने क्लोज जितने रिलेशन में जहां पति पत्नी जिनके साथ हम जी रहे हैं ना, वो हम उनको जैसे ये सब कुछ बोलना चाहेंगे ना तो वो हमसे सुनेंगे ही नहीं। सुनने के लिए मानसिकता तैयार हो तो उससे पहले अपने को धीरता एकदम, जब भी वो हाँ आवेशित हो, वो मतलब कोई भी गड़बड़ करे, अपने को कम से कम रिलैक्स होके ध्यान मतलब जो भी धीरता उसका परिचय देना है। जो ये जो आप जो बोल रहे हैं ना भैया, जहां पर हम बहुत क्लोज रिलेशन नहीं है, जहां पर जैसे मान लीजिए हम दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हैं ना, व्यवहार कर रहे हैं, वहां पर ये संवाद हो सकता है। जो आप बोल रहे हैं वो टेक्निक वहां पे काम कर जाएगा। लेकिन बहुत क्लोज रिलेशन में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो काम नहीं करता है। वो भैया सुनने आप की एकदम सही मानसिकता ही बोल नहीं। रहे हो। हाँ आप सही बोल रहे हो, लेकिन जो अल्टीमेट टेस्ट जो है वो आपका जितना क्लोज रिलेशन है उनके साथ इस चीज को जितना कर पाओ वहीं आपकी गति बनेगी, नहीं तो आप फिर चक्री में फंसते ही रहते हो। बिल्कुल हर पहले। रिलेशन में हर रिलेशन में जहाँ पे भी जितना क्लोज हो आप उतनी ज्यादा धीरता की जरूरत रहेगी और उतना ज्यादा समय उनको देना पड़ेगा कि वो आपकी स्थिरता को उनको ध्यान में आने लग जाए। क्योंकि आपकी स्थिरता एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में ध्यान आते आते फिर 15-20 दिन में एक बार आप वापस वैसे ही कर लेते हो जैसे पहले करते थे, तो वापस वो पूरी साफ हो जाती है प्लेट। तो बिल्कुल जितने क्लोज रिलेशन में जितनी धीरता आप दिखाओगे उतना आपका गुणात्मक परिवर्तन जल्दी जल्दी होगा। मतलब मैं तो ये इसको मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, सबसे ज्यादा अपने को ट्राई वहीं करना चाहिए जहाँ पे अपने बहुत क्लोज रिलेशन हो। और वहां बिल्कुल। आप धीरता का जितना परिचय देते हो और जितना समय देते हो उससे अपने आप में अपना एक जो प्रेरणा का है वो बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि भाई जब सब कोई सुखी होना चाहते हैं और मेरा सुख सबसे ज्यादा कनेक्टेड इनसे है, अब उनके साथ मैं सुखी नहीं रह सकता हूँ तो मेरे को तो सुख की बात करने की क्या
मेरा व्हाई एम आई ऑथराइज्ड टू टॉक अबाउट दैट? अगर मैं जिनके साथ सुखी रहना है मेरे को, उनके साथ मैं सुख की बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने आप में और पढ़ना है और समझना है और जानना है और ध्यान से दृष्टि को ठीक करना है, ऐसा प्रैक्टिस में आता है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से ये शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए वही कह रहा हूँ भैया कि एक बात और मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि जिस तरह से ये तो जिज्ञासा की बात है, बाबा जी के साथ रहते हुए बाबा जी के परिवार के मेंबर्स भी क्या उस वक्त जो है वो समझ पाए जो बाबा जी कह रहे थे? दूसरों ने आके समझा। तो मुझे तो लगता है यहाँ ये जिज्ञासा का प्रश्न है। घर के मेंबर्स हों, बाहर के हों, कोई भी हो, जिसमें जिज्ञासा होगी वो समझने के लिए उत्साहित होगा ही होगा, और जिसमें जिज्ञासा नहीं है, वो अपने घर के मेंबर हो या बाहर के हो, वो नहीं उनका समझने का मन करेगा। मुझे तो ये बात समझ में आ रही है भैया। एकदम सही बोल रहे हो दीदी, आपका भी बहुत बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन है और एकदम यही होता है। तो यहाँ पे अपने को ये फिर आता है कि आप अपने परिवार के साथ सबसे पहले अगर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपके पास रास्ता वही बचता है कि आप जाके अनुसंधान कर लो। बाबा जी ने अनुसंधान जिस तरीके से किया था, उसमें और अपने में जो बेस डिफरेंस है, उसको भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो वो समाधि संयम का अनुसंधान का रास्ता है, जहां से आपको अस्तित्व दर्शन हो जाएगा और जीवन दर्शन हो जाएगा। और एक आपको सूचना दी है, और जिन्होंने सूचना दी है उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और पूरी निष्ठा और पूरी विश्वास के साथ अपन उस बात को मानते हैं कि उन्होंने जो देखा वो अंतिम सत्य है। उस सत्य में मेरी निष्ठा हो गई, तो मेरे को तो ये प्रैक्टिस मेरे जो क्लोज है उनके साथ करने का मेरे को रास्ता इजियर लगता है, रादर देन जनरल दूसरे लोगों से जाके ये मैं बात करूं, क्योंकि हमारे घर वालों की जिज्ञासा नहीं है। भैया यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण भाग है जो आप भी बोल रहे थे कि हमको जिज्ञासा होना, दूसरे के लिए जो जागृति के लिए प्रयास करना, वो दूसरा भाग है। एक भाग है कि वेरी मान गुड। लेते हैं जिसमें जिज्ञासा नहीं है और फिर भी उसके साथ हमको जीना है, तो वहां पर क्या सही विधि बात है। काम? वहां पे महत्वपूर्ण भी तो ये अपने है। को धीरता धीरता इतनी रखनी पड़ेगी कि अपनी स्थिरता सामने वाले को दिखने लगे। बिल्कुल, बाबा जी उसका पूरा प्रमाण दिए। कोई हाँ भी एग्जैक्टली। परिवार में उनका विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि हाँ बाबा जी ने सबके साथ जो वो विश्वास मूल्य है उसका निर्वाह किया। हर व्यक्ति को बाबा जी ने जहां गलत लगा वहां बोला भी, और किसी व्यक्ति को खराब इसलिए नहीं लगा क्योंकि मूल में सबको ये पता था कि ये व्यक्ति हमारा विरोध नहीं, हमारा अच्छा ही चाहता है, चाहे परिवार वाले हो या बाहर वाले। ये पूर्ण स्वीकृति थी। मैं तो घर में रहा हूं ना। हाँ हाँ, आपका तो बहुत ही आप बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस वो रहा है एकदम। मैं क्या बताऊं कि ऐसा उदार परिवार तो मैंने देखा ही नहीं। बाबा जी की बात छोड़ दीजिए, मैं बताता हूँ उनके सारे जो बेटे बहुएं है ना, बेटी अम्बा बुआ, सारे पोते पोतियां, आपके घर में जो उनका घर है उसके घर में उनसे ज्यादा लोग हमेशा रह रहे हैं, है ना। एक जो प्राइवेट स्पेस जो सब चाहता है, सब हर परिवार, वहां है ही नहीं। और कभी किसी परिवार किसी सदस्य में कभी मतलब भाव भंगिमा में बदल जाना कि उनको खराब लग रहा है, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। अम्मा बुआ हो गई, सारी बहुएं हो गई, है ना। इवन साधन भैया, महिमा भाभी, वो भी उसी रूप में बेटे बहू के रूप में ही रहे। इन लोग पूरे टाइम में देखा कि किचन में जो भी लोग आए उनको मतलब खुशी खुशी खिलाना, यही उनका कार्यक्रम था। सुबह से लेके रात तक जो है खुशी खुशी खिलाते थे। कोई सिकन, कोई कहीं पर नहीं आया कि भाई मैं दूसरे के लिए इतना क्यों कर रही। ये उदारता का लेवल देखा मैंने उस पूरे परिवार में। इवन आप माता जी की भी बात करें, माता जी जो बाबा जी की धर्म पत्नी है, भाई बाबा जी को जब ज्ञान हुआ तो बाबा जी ने पूछा, मेरे को जहां तक मतलब पता है जो लोगों से, कि भाई आप इसको समझना चाहेंगे क्या? तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को समझाइए, अब जो भी लोग आएंगे हम उनकी सेवा करेंगे। तो उन्होंने समझने में बहुत वो इस तरीके से रुचि नहीं दिखाई। लेकिन बाबा जी का जो भी कार्यक्रम था, जो भी उसमें अपना योगदान था, अद्भुत योगदान दिया। साधना काल में योगदान दिया, साधना के बाद प्रमाणित होने में योगदान दिया।
प्रमाणित होने के बाद उपकार कार्य में योगदान दिया, हर चीज में योगदान, क्या ये बिना मूल्य के हो सकता है? उन दोनों में मूल्य की अद्भुत स्वीकृति। ये बाबा जी का काम है, बढ़िया काम है, अच्छा काम है। इसमें जो भी हो सकता है, हम प्रत्यक्ष रूप से करें या ना करें, हमारा अनुमोदन है इसके लिए। सारे घर के सारे सदस्यों का ये ऐसा रहा। एक भी आदमी मेरे को नहीं दिखा उस घर में कि जिसमें विरोध का भाव आया हो। जबकि मुझे लगता है कि पर्सनली मेरे घर में 2 दिन भी ऐसे लोग आकर रहते हैं ना, तो घर वाले तो एकदम कितना बर्बर करने लगते पता नहीं, परेशान हो जाते। मैंने मतलब मैं जो अपने मेरी क्षमता जितना मैंने परिवार को देखा है, उसमें मुझे ये एक एक्सेप्शनल परिवार लगा, जो इतना सामाजिक परिवार, हर सदस्य सामाजिक। हर सदस्य सामाजिक होने का जो मूल कारण है, बाबा जी सामाजिक, माता जी सामाजिक, उनके बच्चे सामाजिक हुए, उससे बहुएं सामाजिक हुई, उससे पोते पोतियां जो आए वो सामाजिक हुए। तो ये जो बात वही करे थे ना जो अपन स्टार्ट किए थे, कि हम यदि धीरता का प्रदर्शन करने लगते हैं तो सामने वाला जो है हमारा विरोध करना तो कम से कम बंद कर देता है, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे, हम कोई रिएक्शन कर ही नहीं रहे। उसको लग जाता है कि भाई यहां पर वो ऐसा कुछ करने से कोई फायदा तो है ही नहीं। अम्बा बुआ के सामने मैंने किसी को नहीं देखा कि वो वहां पर उनका जो है विरोध कर पा रहा हो, कर ही नहीं पाता। बुआ की मतलब अम्बा बुआ की भी बात कर रहा हूं, कोई विरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि मैंने उनको हर जगह धीरता का जो है वो परिचय देते हुए देखा है। हर संबंध में कोई भी उनका विरोध नहीं कर पाता है, जो गलत होता है उसको भी वो बता पाती हैं बिना किसी एक तरीके से के विरोध किए हुए, सामने वाले को बिना खराब लगे हुए बता पाती है। ये भी मैंने देखा। मेरे को तो मैं दिखता है कि भाई जैसा वो परिवार में जीती है, परिवार है, ये परिवार से बड़ा एक बड़ा बड़ा सामाजिक जो उनका अपना है, जितने लोगों के साथ वो संबंध का निर्वाह करती है, पहले तो मुझ में ही वो योग्यता आ जाए। मैं तो आज के दिन भी यही कहूं कि मैं उनको ही देख करके भाई उनमें जैसा धीरता मुझे दिखता है वैसी धीरता मुझ में आ जाए। कहीं पर भी मैंने उनमें दीनता, हीनता, क्रूरता कहीं नहीं देखा। उनके अंदर बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, जैसे खेती का काम हो गया, या यहाँ पर भी किसी के साथ भी कभी भी उन्होंने कोई हीनता क्रूरता का कभी काम नहीं किया। उन लोगों ने किया होगा और करते भी हैं, लेकिन इन्होंने कभी नहीं किया। यह आश्चर्य की बात है। हिंसा क्रूरता जो है इनके अंदर काम करने वाले लोग जिसको जो स्वामी सेवक करते हैं वो सब, लेकिन इन्होंने कभी किसी का नहीं। उन लोग भी विश्वास करते हैं, उन लोग भी विश्वास करते हैं, उन लोग भी उनको पूजनीय मानते हैं, क्योंकि वो धीरता का परिचय सब जगह देती है ना। तो ये मुझे लगता है कि करने लायक जो है, देखिए एक ज्ञान के अर्थ में बात है कि हमको ये है लॉजिकल ये है, इन करने लायक जो प्रैक्टिस है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रैक्टिस है वो धीरता। उसका चेक पॉइंट है क्या हमारे परिवार में जो क्लोज रिलेशन है वो हमारे को श्रेष्ठ मानने लगे हैं या नहीं मानने लगे, क्या हमारे व्यवहार से वो हर समय तृप्त रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये चेक पॉइंट है। देखिए मतलब क्या अद्भुत चीज है, बाबा जी ने जो सन्यास परंपरा है उसकी जगह जो ये जो एक कह दिया परिवार परंपरा, कि भाई आपके लिए अभी से ही लग गया काम, चेक पॉइंट्स आ गए कि क्या करना है आपको। सन्यासी को तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई वो मतलब उसमें धीरता है कि नहीं है, क्यों? वो तो किसी के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा है, व्यवहार कर ही नहीं रहा है। तो सन्यास में देखेंगे तो सारा कुछ क्रम जो है सीधा वहां पर चला गया, हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, बीच के सारी कड़ियों को खत्म कर दिया। बाबा जी ने सारी कड़ियों को लाया, परिवार में जीते हुए धीरता का पहले प्रैक्टिस करो। धीरता वीरता उदारता संपन्न होने पे मानवता में स्थापित हो गए, अपने आप ही फिर आगे ब्रह्म जिज्ञासा भी होगी। तो ये अपने को घाट पकड़ने की जरूरत है। जैसे हम सभी से चुप, मैं अपने ही बताता हूँ, शुरुआती दिनों में जब मैं जीवन विद्या से जुड़ा तो भाई अभी परिवार के जो भी लोग हैं सारे कुछ है उन पर मतलब एक तरीके से उनको कम आंकना,
उनको बोलना कि अरे आप जो है बार बार गलती करते हैं, आपको जीवन विद्या करने की जरूरत है, जीवन विद्या से कीजिए, अब सब पर दबाव जीवन विद्या से करो। जबकि जो मुझे धीरता का प्रदर्शन देना था व्यवहार में, वो मैं खुद ही नहीं कर रहा हूं। तो वो किस आधार पर उस जीवन विद्या को श्रेष्ठ माने जिसको करना चाहिए? यदि मुझ में कोई गुणात्मक परिवर्तन दिखे तब तो ये माने कि हाँ यार कुछ उपलब्धि हुई है इस चीज से, है ना, तो हमें को भी प्राप्त करना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा जो मुश्किल होता है, हम बाहर के लोगों को जोड़ लेते हैं, अपने घर वालों को ही नहीं करवा पाते सिर्फ। और यदि भैया घर वालों, आपकी एकता और श्रेष्ठता को पहचानने के लिए भी उनको अपनी कंप्लेन से ऊपर जाना पड़ेगा। दीदी अपने को कंप्लेन बंद करना पड़ेगा। उनकी तो अपने में वो सही मान के सही करते ही हैं, अपने को उनको दूसरा एक रास्ता उसी काम को करने का बहुत धीरज से, बहुत कंपैशन के साथ उनको बता दें, और फिर मानना या नहीं मानने का अधिकार उन पे छोड़ दें। तभी जाके वो कुछ भी सार्थक अगर कुछ रिलेशनशिप बनेगी, वो उसके बाद ही बनेगी कि हम किसी के साथ भी कुछ भी जब भी करें अपन, तो वी आर वेरी वेरी प्रपोजल के मोड में रहें हम लोग। ऐसा एक उसके मतलब बहुत बहुत संभल के, बिना ब्लेम या बिना कुछ आरोप लगाए उनसे बात करें। ये अपने आप में धीरता वाला जो भैया बता रहे हैं, उसी का एक एक्सप्रेशन है कि अपन धीरता कितनी रखते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, पहला पड़ाव तो धीरता ही है। एकदम एकदम बढ़िया, भैया ने इतना अच्छे से बताया, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो वहाँ रहने का हुआ है, वो एक साक्षात उन्होंने उसको देखा है। और उनकी सिर्फ इतने बोलने से अपने को कितनी प्रेरणा मिल रही है कि देखो, ये सिर्फ किताब की बात नहीं है, ये हमको हमनर परिवार में ऐसे जीना ही पड़ेगा हमको, और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है। और करना क्या है, मेरे को यही तो करना है। जिनके साथ मेरा सुख दुख बटा हुआ है, उनके साथ मैं सुखी नहीं रह पाता हूँ, तो फिर मेरा और क्या करूं मैं? इसके अलावा कुछ करने को बचता ही नहीं है। भैया मुझे तो उससे लगता है सुखी ना हो, दूसरी बात कम से कम दुखी तो ना हो। हम उनके बारे में सोच सोच के उनके बारे में घृणा, बहुत सुंदर उपेक्षा भैया, बहुत बेकार है। सुंदर। पहले तो मुझे वही लगता है कि भाई वो हमारे अंदर गलत स्मृति के रूप में तो नहीं है, उनके बारे में सोच करके ही मेरे को जो है ना आवेश आ जाता है। अभी परिवार का जैसे मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं अपना जो बोल रहा हूँ कि मैं तो इस जगह तक भाई घृणा उपेक्षा, है ना, इस जगह पर पहले तो कम से कम ये अपने अंदर से निकले कि सही हमको। बात है भैया, एकदम एकदम सही बोल रहे हो भैया आप, कि अपन कम से कम वहां से तो आगे बढ़े। दुखी होना और दुखी करने वाले काम से आगे बढ़े, तो बस वो जो जिसका अस्तित्व है ही नहीं, वो भ्रम से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि दुख का अस्तित्व तो होता नहीं है, बस सुख का अभाव रहता है। वही मतलब महत्वपूर्ण भाग है, कहीं ना कहीं हम क्लोज रिलेशन में वो मोह के चक्कर में ना, वो जो चीज है ना वो हमारा छूटता ही नहीं, सही हमको दिखता ही नहीं है। जैसे हमारे को कोई मतलब बहुत क्लोज रिलेशन नहीं है, तो वहां हमारा जब भी इस तरीके का कुछ होता है, मतलब दुर्घटना घटी है कुछ में, हम वहां दूरी बना लेते हैं, वैसे अपने को बहुत दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बहुत क्लोज रिलेशन दूरी बना भी नहीं सकते, और सोच सोच करके मतलब उल्टा जो है, मतलब उसके बारे में यार वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, और हम दुखी होते रहते हैं। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हर जगह हम, पहले तो उसने ऐसा किया वैसा किया, सब बंद करके भैया ठीक है उसने जो भी किया भ्रमित है, वो करेगा ही करेगा, हमको स्थिर रहना है, हमको उसके बारे में निगेटिव विचार नहीं लाना है। मुझे तो आज के दिन मुझे जो लगता है, मैं अपने लिए तो पहला अभ्यास यही कर रहा हूं, किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए हमारे अंदर निगेटिव विचार ना आए, गलत भाव नहीं आए, अच्छा भाव आए या ना आए, गलत भाव नहीं। ये बहुत बहुत सही बात है भैया। इसमें ना भैया, मेरा जो प्रैक्टिस है कि वो गलत भाव से बचना और खाली जगह छोड़ने के बजाय अच्छा भाव लाने से वो गलत भाव हटाना मेरे लिए इजी रहा है, और मैं ऐसा प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी भी। और नहीं, मैं बिल्कुल अभी ठीक कहीं आ गया हूँ, है तो मैं तो ऑडियो ऑडियो सुन लूंगा भैया आपका। आई हैव टू लीव द मीटिंग, आई एम रियली सॉरी। बहुत ही सुंदर आपका वर्णन हो रहा है, तो मैं इसको ऑडियो को फिर बाद में सुन लूंगा, मेरे को अभी निकलना पड़ेगा। ठीक। थैंक यू रविकांत भैया, बहुत मजा आया भैया आपसे।
तो पहली बात जो कह रहे हैं कि जो भैया बोल रहे थे कि भाई हमको उस हर व्यक्ति के साथ जीने में सुख जैसा लगने लगे, उसको लगे या ना लगे, मुझे लगने लगे। तो अब अभ्यास के रूप में यदि हमको मान लीजिए सुख नहीं लग रहा है तो हमको दुख भी ना लगे, इसका तो अभ्यास करें, है ना। फिर हम उसके आगे का और अभ्यास करेंगे कि चलो हमको सुख भी लगने लगे उसके साथ। ये सब भैया बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये बार बार देखिए क्या होता है ना, हम विस्मृत हो जाते हैं, इसको समझना पड़ेगा। अभी जब हम पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, सारा फोकस अपने ऊपर है कि चलो मुझे अपने अंदर धीरता के लिए काम करना है, मुझे अपने स्वभाव को बदलना है। लेकिन ये दर्शन जैसे ही क्लोज हुआ, बुक बंद हुआ, हमारी चर्चा बंद हुई, हम जीने में गए, फिर से वही चीज हो गया। अरे उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पूरे नेगेटिव थॉट्स अपने को मतलब ग्रसित कर लेते हैं और उसी में हम उलझ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? मतलब आप लोग बताइए, कैसा आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, एकदम आपने सही बताया, क्योंकि हम व्यक्त नहीं करते ने, और नेगेटिव थॉट हमारे अंदर आता है ना, उसका भी सामने असर होता है, भले हमने व्यक्त नहीं किया हो फिर भी। इससे भी आगे जाए तो नेगेटिव थॉट करने में एक तरह का मजा ही आता है, यानी कि वी आर कंडीशन के यही ठीक है। आपने भैया बहुत बड़ी बात और कर दी हाँ, कि एक तरह की जो खुजली करने में मजा आता है ना, पर वो हाँ नुकसान भी होता एग्जैक्टली, है। बहुत बहुत आपने बड़ी बात कर दी। अभी हमारा बहुत बड़ा रस है, दो लोग मिल गए तो तीसरे की बुराई करने में रस आना, है ना। ज्यादातर परिवारों में भी यही है और बाहर भी यही है। इसी को हीनता कह रहे हैं, इसी को हीनता कह रहे हैं। अभी मैक्सिमम हम लोग इसी में फंस जाते हैं। आपने देखी ना, बहुत क्लोज रिलेशन में भी जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, वो दोनों मिलेंगे इसकी शिकायत, फिर वो दोनों मिलेंगे तो इसकी शिकायत, यहां मिलेंगे तो उसकी शिकायत, ऐसा ही चलता रहता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोग देखिए, हम लोग भी करते हैं कि नहीं करते? नहीं, और ये तीसरे की बुराई तो करते हैं, पर जैसे दो एक संबंध में भी सामने वाले के बारे में नेगेटिव थॉट को हम ज्यादा प्राधान्य देते हैं। वो ऐसा नहीं, ट्रस्ट नहीं है। मैंने ट्रस्ट पे बहुत पहले किताब पढ़ी थी। अगर यानी कोई गलत भी करे, अगर तुम ट्रस्ट रखते हो तो तुम यानी यू आर इन, आप हारमनी में हो, शांति में हो। उसका जो भी होना होता, आप विश्वास रखो, थोड़ा बहुत नुकसान जाएगा, भौतिक वगैरह ये कुछ, बाकी और तरह से तो फायदा ही रहेगा। वो एक इंग्लिश किताब थी, ट्रस्ट, बहुत पहले पढ़ी थी, थोड़ा थोड़ा ख्याल है अभी। अभी ये जीवन विद्या में आके आकर उसका ये पूरा यानी कि एक उसका साइंस जानने को मिला। यानी वही, कि हारमोनी में ना, दूसरा कैसे भी, अगर कैसे भी कुछ और, अगर हम अगर पॉजिटिव में रहते हैं तो कम से कम हमारे दिमाग की तो पत्थर नहीं लग रह जाएगी। बिल्कुल। मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो उस दिन भी अपन बात कर रहे थे ना, पर गुणगणना अभ्यास से सौ दुगुणों का नाश होता है, ये जो लिखा हुआ था यहाँ पे, सही। है ना। ये पर गुणगणना अभ्यास से सौ दुगुणों का नाश होता है, ये अभी देखेंगे तो हम लोग में बहुत बड़ा लैकिंग है। दो लोग मिलते हैं तो तीसरे का परगुण गणना होता ही नहीं है, पर अवगुण गणना ही होता है। जब भी दो लोग मिलते हैं तो तीसरे का पर अवगुण गणना ही होता है। होता है कि नहीं? आप देखिए, बताइए। आप लोग का क्या आकलन है? चाहे घर में हो या ऑफिस में हो। मैं कुछ दिनों के लिए जॉब किया था, वहां पर भी यही हालत। दो टीचर मिलते हैं, तीसरे की बुराई, फिर मैं नहीं, उससे मिल रहा हूं तो उसकी बुराई तो बुराई। नहीं करते हैं कि करे, वो अच्छा भी लगता है, पर नहीं, वो पर वो तो बुराई जब होती होती है तो उसको रस से सुनते तो है ही अपन। और देखिए कितना खराब लगता है, जैसे अभी मान लीजिए कि हम लोग दो लोग मिल करके किसी तीसरे की बुराई कर रहे हैं, है ना। अब वो तीसरे को जाकर के जब जिसके साथ आप बैठ के आते हो वो बता दिया, उसको क्या लगता है कि यार उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। इसको उसको लगता है कि उसको इसमें लगता है कि मैंने विश्वास का निर्वाह नहीं किया, मैंने कपट किया।
ये बात भैया बहुत पहले मैंने एक दफा इसके उपाय में ये सोचा था कि जो बात मैं किसी के बारे में उसके मुंह पर नहीं कह सकता, उसके सामने नहीं कह सकता, तो पीछे भी नहीं कहूंगा। तो उससे काफी फर्क पड़ा था इस तरह के उससे अभ्यास बड़ी से। बात बोल रहे हैं भैया, और अपने को भी इसका अभ्यास करना होगा। हाँ। हम किसी भी एक व्यक्ति के बारे में किसी दूसरे के सामने निगेटिव बोलेंगे ही। अभी हमको तो नहीं, सबसे मैंने ज्यादा रस ये इसी नक्की में है। किया था, ये नक्की किया था कि उसके सामने मैं जितना बोल सकता हूँ उसके बारे में, उससे ज्यादा खराब किसी के सामने नहीं बोलना। बहुत पहले की बात है, तब ये नक्की किया था, तो उसका प्रभाव ठीक रहा था। बिल्कुल, हम लोग को ये अभ्यास करने की जरूरत है भैया। देवता से पहले हमको ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमको अभ्यास करने की जरूरत है। परिवारों में ही मैं देखता हूँ कि जो हमारा परिवार, जिसे देखेंगे तो एक बड़ा परिवार तो होता ही है, चाचा चाची है ना, मौसा मामा मामी सब मिला के बहुत बड़ा भाई है ना, बहन, इस बड़ा परिवार होता है। वहां पर भी ये सारी चीजें हो रही होती है। होता है कि नहीं होता है? आप लोग बताइए। मतलब मैं तो बिहार का हूँ तो मैं तो ज्यादा देखता हूँ, बाकी जगहों में क्या हालत है वो आप लोग बताएंगे। भैया यहाँ मैं शेयर करूँ। हाँ बोलिए अ, ना। मुझे लगता है कि कई बार मतलब जो अभी तक होता आया कि दोनों तरफ के व्यक्ति नासमझी के साथ हैं, तो सब अपनी मान्यता के अनुसार कोई ना कोई व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार क्या मतलब दुर्व्यवहार वाली स्थिति में ज्यादा आता है। फिर जैसे उसने अपने हिसाब से जैसे मैं मेरा ही एग्जाम्पल लेती हूँ कि परिवार में मुझे किसी व्यक्ति ने नाराजगी बताई या मुझे किसी चीज के लिए डांटा या सही व्यवहार नहीं किया, मुझे वो बहुत अपमानजनक लगा। और अपमानजनक लगा तो उस समय जैसे ये अपने अंदर आया कि उसने मेरा जो आकलन किया एक इंसान के रूप में वो सही नहीं किया, उससे बहुत पीड़ा होती है। अब उसमें आस्थाएं ऐसे होती है कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा है आपसे, मतलब रिश्ते में जैसे फादर है मदर है या इसी तरह से जो बड़े हैं, तो उनके सामने आस्थावश हम बोल नहीं पाते। लेकिन वो घुटन रहती है, वो छटपटाहट रहती है कि नहीं आपने मुझे गलत समझा है, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो वो कहीं ना कहीं जाके निकालना इतना जरूरी हो जाता है कि जहां पे एक व्यक्ति ऐसा मिले जो बस मेरी बात पे मोहर लगा दे कि हाँ वो गलत है तू सही है। और जब तक वो नहीं होता तब तक वो छटपटाहट कि नहीं उन्होंने मुझे गलत समझा, उन्होंने मुझे गलत समझा, ये वाली चीज रहती ही है। और अभी भी मैं देख पाई हूँ कि मतलब काफी हद तक मैं इस चीज को मतलब समझना नहीं कहूंगी, पर ये चीज दिखने लगी है कि हाँ अगला व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसके कारण मेरे अंदर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं सिर्फ रिएक्शंस देख पा रही हूँ, लेकिन ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि मेरे अंदर वो रिएक्शन ना आए। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात आपने कही कि जैसे मान लेते हैं बहुत परिवारों में जिसने हमारे बारे में कुछ गलत किया, उससे हमारे अंदर कुछ विरोध का भाव तो बनता है ना। अब हम को लगता है कि बिना गलती के हमारे ऊपर इतना बड़ा दोषारोपण और ये सब हो गया है ना, और वहां बोल नहीं सकते। तो हमको अपने अंदर लगता है कि भाई कंफर्मेशन मिले कि हाँ सही में। तो हम किसी एक तीसरे के साथ उसको डिस्कस करते हैं और वो बोलता है कि नहीं तुम सही थे वो गलत है, तो हमको आराम मिलता है। लेकिन जी जी भैया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे, आप जिसके साथ शेयर कर रहे हैं उसकी पहचान ठीक ठीक होनी बहुत जरूरी है। आपको आराम मिलता है शेयर करने से, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन आप जिसके साथ शेयर कर रहे हैं यदि वो समझदार नहीं है और उसको वो गलत तरीके से जिसके प्रति आपने उसको बताया है उसको जाके बता दिया ना, तो ये और भी मामला उलझ जाता है, जैसा मैंने देखा है कि होता है। आपने तो विश्वास करके उसके साथ उसको जाके बताया ऐसा ऐसा है, और वो क्या करता है, वो जा करके नमक मिर्च मिला करके उसको बता देता है, यदि वो समझदार नहीं है। जी भैया। और उल्टा हो जाता है। हाँ। नहीं संबंध भैया, जितना, ऐसे दो ऐसे दो चार लोग ढूंढ के रख रखे हैं। हाँ वो बहुत जरूरी है
कि जहां पर हम अपने अंदर जो भी इस तरीके की चीजें आवेश चलो हम शेयर करके अपना हल्का होते हैं, तो वो अच्छे मतलब उस तरीके के व्यक्ति की पहचान होनी आवश्यक है। पता चला आप परिवार में, मैं तो देख रहा हूँ परिवारों में यही कॉम्प्लिकेशन है। आपने उसको बताया, अब वहां पर क्या, अब जैसे उसने बता दिया अब आपको क्या पीना, हमने तो उसको अपना मान के बताया था, अब तो देखो हमारे साथ उसने जो है ऐसा परायापन कर दिया। ऐसा हो जाएगा, हमने उसको जी। अपना मान के बताया और उसने देखो जाकर के मेरी शिकायत कर दी, उल्टा उसने साथ ही साथ कुछ बता दिया। हम्म, हमारे मैं अपने घर का ही बताता हूँ, पूरा कॉम्प्लिकेशन यही था, जी। है ना। अब उसने बताया, उसने यार भाई बहुत ही मुश्किल है। यही यही परिवारों में जो एक कहे ना, मतलब एक तरीके से ना जटिलता है जीने का। संवाद हम यदि कोई भी एक जो चीज है ना, माता पिता भाई बहन ये सब से हम संवाद नहीं कर पाते, यहीं पर एक हम लोग जो एक कहे ना गड़बड़ा जाते हैं। ये माता पिता का भी एक होना चाहिए कि भाई हम यदि गलत है तो हमको वो बोल सके, इसका अधिकार उसको हो। कुछ परिवारों में मैंने देखा है ना, जहां पर वो रहता है ओपन, इसको तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। यदि बेटे को खराब लगा है कुछ है तो वो माता पिता को ही सीधा बोल सकता है, और माता पिता इसको अन्यथा भी नहीं लेते कि बेटा ने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया। वो भी इस चीज को स्वीकार करते हैं, कहीं गलत हुआ तो उसको करते हैं, और यदि उसमें वो गलत नहीं है, उनका कोई भाव अलग है, तो वो अपने बच्चे को कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन होते ही नहीं है परिवारों में। तो मुझे जो लगता है कि एक जो परिवार का मुखिया होता है उसका यही रोल होता है कि इस परिवार में एक सुखद संवाद की स्थिति कैसे बने, शासन की मानसिकता ना हो करके, है ना, उसको चलाने की मानसिकता ना हो करके एक अच्छे संवाद की स्थिति बन सके, ऐसा कैसे हो, है ना, यही परिवार के मुखिया का काम होता है। अभी उल्टा मैं अपने बिहार की बात करता हूँ, परिवार का मुखिया ही सारा छल कपट करता है। क्यों? उसका चलता रहे शासन, वो इसके सामने उसकी बुराई करेगा, उसके सामने इसकी बुराई करेगा, ऐसा करके सबके बीच में लड़ाई रगवा के रखेगा ताकि उसका अपना झंडा चलता रहे, उसका अपना चलता रहे। परिवार के मुखिया की बात बता रहा हूं। एक के सामने दूसरी की बुराई, दूसरे के सामने तीसरी की बुराई, ऐसा करते रहता है ना। तो फिर अपने को मुझे लगता है ना कि हम उसमें इन्वॉल्व ना हो, और हम तो कम से कम जो है तटस्थ रह पाए, इसका अभ्यास करना होगा। मैंने देखा बाबा जी के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बुराई करना या कुछ करना, है ना। बाबा जी ने किसी के बारे में भी कुछ भी निगेटिव कभी मैंने किसी को बोलते हुए नहीं सुना। जो बोलना है सामने वाले को बोला, डांटा भी, डांटने के बाद खराब लगा तो ये भी मालूम लगा है हमारा अधिकार बनता है ना। मैंने अपने सामने देखा, जोर से डांटा, अब वो व्यथित हो गए, रोने लगे, तो बोले कि हमारा अधिकार बनता है कि नहीं हम आपको डांटू, हमको आपने ये अधिकार दिया है कि नहीं दिया है। उसी क्षण उस आदमी का सारा दुख पीड़ा खत्म। उसको लगता है कि भाई एक इतना बड़ा दिव्य मानव आदमी, और वो हमसे बोल रहा है हमको अधिकार है कि नहीं आपको डांटू। अद्भुत व्यवहार था बाबा जी का। डांटते समय भी भाई हमको अधिकार है कि नहीं, इस चीज को सुनिश्चित करना। तो है, ये सब चीजों का अभ्यास करना होगा। मुझे लगता है ये सारी चीजें जो हैं, ये यहीं पर ही काम आते हैं। देखिए एक तो ये सारा कुछ है, ये एक तो हो गया, सारे जो चीजें जो अपन पढ़ रहे हैं ये जो है वो सब विवेक के मुद्दे हैं, है ना, जो वास्तविकता है उसके मुद्दे हैं। लेकिन जीने के मुद्दे देखेंगे तो अभी बहुत जो है निचले स्तर पर से ही अपने को शुरुआत करनी पड़ेगी, व्यवस्था ही उसके विपरीत है। अभी यदि होता कि हमारे परिवार में समाज में सब लोग न्याय करने वाले लोग होते, तो हमारे को इतना दिक्कत करने वाला, इतना दिक्कत नहीं होता, हमारे लिए अभ्यास बहुत सरल होता। अभी सब जगह अन्याय हो रहा है, अब उसमें हम न्याय का अभ्यास कैसे करें, हर जगह ही अन्याय दिख रहा है। तो जब पहली बात हो रही थी भाई कम से कम हम उस अन्याय से प्रेरित तो ना हो,
हम कोसते तो नहीं रहे, परिवार के सदस्यों को कोसते रहे और हम जो है समाज को कोसते रहे, यही इसमें तो नहीं उलझ जाए। पूरी जिंदगी हमारा कोसने में ही चला गया, है ना। परिवार के सदस्यों को कोस रहे हैं, हम किस परिवार में जन्म लिए ये कोस रहे हैं, है ना, किस समाज में जन्म ले लिए, यही कोसते कोसते हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। उसकी जगह भाई हमको कोसने की जरूरत नहीं है, ये स्वीकार करने की जरूरत है। ये वास्तविकता है कि अभी जो परंपरा है वो भ्रमित है। इसमें हर व्यक्ति ही देखें, ज्यादातर व्यक्ति देखेंगे तो भ्रमित है। तो हमारे यदि न्याय की अपेक्षा यदि सामने वाले से है तो वो गलत है, उसको सुधारना पड़ेगा। जाने अनजाने देखेंगे तो हर में न्याय की अपेक्षा है ही। हम भी न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं, वो भी न्याय की अपेक्षा कर रहा है। ना तो हम न्याय कर रहे हैं ना वो न्याय कर रहे हैं, इसलिए वो भी दुखी हो रहे हैं, हम भी दुखी हो रहे हैं। वो हमसे दुखी है, हम उससे दुखी। ये वास्तविक स्थिति है। हर व्यक्ति दूसरे से न्याय की अपेक्षा करके बैठा हुआ है। वो स्वयं न्याय करे ना करे ये निश्चित नहीं है, वो बाहर वाले से न्याय की अपेक्षा करके बैठा हुआ है। तो पहले अब हमारे को सुधार करना पड़ेगा। हमको न्याय की अपेक्षा की जगह हमको न्याय करना है, इस जगह पे शिफ्ट होना होगा। न्याय की अपेक्षा कर मतलब हम स्वयं न्याय करने योग्य ना होकर के न्याय की अपेक्षा करते रहेंगे, सिर्फ दुख और क्लेश के अलावा कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ दुख पीड़ा ही मिलेगा, क्योंकि अभी वैसी स्थिति नहीं है। भैया ये फिर से बोलो तो, हम जो न्याय की अपेक्षा रखते हैं उसकी जगह क्या? मैं न्याय करने लग जाऊं, हम दूसरे से न्याय की जो अपेक्षा रखते हैं उसकी जगह मैं स्वयं न्याय करने लग जाऊं, इस अपेक्षा को बनाना होगा। वाह, बढ़िया। अभी हमारा सारा जीने के जो धरातल है वहां पर उल्टा हो जाता है। मैं न्याय कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं ये ध्यान में ना रह करके सामने वाला न्याय कर रहा है या न्याय करता है, हमारा यही अपेक्षा, इसी पे जगह पे हमारा पूरा जो है दृष्टि बना रहता है। सारे परिवारों में संबंधों में जो झंझट है यही है। उसने न्याय नहीं किया, उसने न्याय नहीं किया, मैंने किया या नहीं किया, हमारा उस ओर ध्यान ही नहीं जाता है। तो मैं वही कर रहा हूं कि ये ध्यान जाना, उसने किया नहीं किया, हमारा ध्यान उधर ना जाकर के मैंने किया या नहीं किया, इस अपेक्षा को बनाना। यहीं से ही मुझे लगता है शिफ्टिंग है कि मैं न्याय करने योग्य हो जाऊं। अभी इसलिए कह रहा हूं, देखिए न्याय की अपेक्षा करना वो कोई गलत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि अपेक्षा करें और वो कभी पूरा ही ना हो। क्यों नहीं कभी पूरा हो? कि एक भी आदमी जागृत दिखता ही नहीं है। तो अपेक्षा हमेशा ही जो है वो टूटती है और हमेशा ही हम पीड़ित होते रहते हैं। तो अभी इस वास्तविकता को स्वीकारना होगा कि मानव भ्रमित है, पूरे मानव जाति भ्रमित है। इसलिए अब हमारे को जो है दूसरे से न्याय की अपेक्षा की जगह हमको स्वयं के जो है न्याय, मैं न्याय करने योग्य हो जाऊं, इस अपेक्षा को बनाना। मैं तो बता सकता हूँ कि मेरे को मतलब जब तक बाबा जी थे तो मैं पूरे समय बाबा जी के पास ही रहना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक जगह है जहां पर वो न्याय तो होगा ही होगा। उनके जाने के बाद फिर से मुझे दिक्कत लगा, अब मैं क्या करूं यार? कोई भी व्यक्ति वैसा नहीं दिखता जिसके साथ मैं ऐसी अपेक्षा कर सकूं। कैसे जिया जाएगा? तो उसको मैंने सुधार किया कि भाई अब मुझे खुद में न्याय करना है, ऐसी जगह पे आना पड़ेगा। हम दूसरे से जो अपेक्षा किए हुए हैं हम उस वैसा क्यों ना हो जाए। बहुत बढ़िया। हर घर की यही पीड़ा है, मैं तो अपने घर का बता ही सकता हूँ। सारे क्लोज संबंध, माता पिता, सब जगह ये सब में यही है कि भाई मान ले सबके एक दूसरे से पीड़ा यही कि भाई उसने न्याय नहीं किया। ठीक है,
आपने किया है नहीं किया, इसका ये कल्पना में भी नहीं है, ये सोचने का मुद्दा भी नहीं है। वो कभी हमने विश्लेषण भी नहीं किया कि हमने न्याय किया या नहीं किया, इस पर कभी ध्यान ही नहीं किया। सारा विश्लेषण जो है वो दूसरा व्यक्ति है कि उसने न्याय किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, सारा विश्लेषण अपना। मतलब एक जो होता है ना कि कोई सैंपल लेकर के उसका ऑब्जर्वेशन करना, तो वो सैंपल मैं कभी रहता ही नहीं, वो सैंपल हमेशा दूसरा ही कोई होता है। वो सैंपल हमको खुद ही बनना पड़ेगा कि भाई मैं खुद ही अपना जो है अपना विश्लेषण करूं कि मैंने न्याय किया या नहीं किया। तो पता चलता है यार मैंने ही कभी नहीं किया। हम ये मान के बैठते हैं कि नहीं भाई हम तो हमेशा ही न्याय। मतलब ये इतना ज्यादा अपने प्रति ये कहे मोह है या क्या कहें अधिमूल्यन है, इतना ज्यादा अधिमूल्यन है स्वयं का, हर व्यक्ति का स्वयं का अधिमूल्यन है कि मैं तो हमेशा ही न्याय करता हूं, मैं कभी गलत नहीं। अपनी गलती किसी को अच्छी लगती ही नहीं है। आप उसकी गलती की तरफ उसका ध्यान आकर्षण करा दे, कैसा उसको पिंच होता है, नहीं होता है। परिवारों में मैंने ही किया, परिवारों में अपने ही जो है किन्हीं को मतलब ध्यान आकर्षण किया, बहुत उनको आहत हो गए, क्योंकि इतना अधिमूल्यन करके बैठे हुए हैं कि वो कभी किसी को जो है मतलब कोई उनकी गलती मतलब उनको दिखाई नहीं सकता। वही हालत हमारा भी है। अब तो इसमें थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है कि भाई कोई हमको गलती दिखाता है तो हमको उस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ठीक है, खराब लगा कोई बात नहीं है, लेकिन क्या इसमें वास्तविकता है नहीं है, ये अपने लिए विचारणीय बिंदु है, सोचना पड़ेगा। क्योंकि जनरली हम लोगों को अपने बारे में अच्छा सुनना ही अच्छा लगता है, खराब सुनने का आदत ही नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई भी हमारे बारे में कुछ भी खराब बोलता है, हम तो पहली बार में हम हमारा भाव ही बदलता है, हमको बर्दाश्त ही नहीं होता है, विश्लेषण तो बाद में। तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि यदि कोई कह रहा है तो उसको देखा जाए। हम प्रशंसा के जो है हमेशा आदी हो गए हैं, उससे उससे थोड़ा सा अपने को बचना पड़ेगा। वो आत्ममुग्धता जिसको कहे ना, आत्ममुग्ध, हम अपने प्रति ही मुग्ध हो गए। हाँ भैया, इस पे थोड़ा बताइए अभी। ये बहुत काम की चीज है, नार्सिसिस्ट कैसा कुछ शब्द है, हाँ, आत्ममुग्धता। जो वही कर रहा हूं, सुना। आत्ममुग्धता। आत्ममुग्धता का मतलब है ना कि अपने हर चीज के प्रति जो है अधिमूल्यन कर लेना। रूप की सुंदरता, विचार की सुंदरता, हम हर चीज में सुंदर है। कोई हमको बोल दे कि यार तुम देखने में सुंदर नहीं हो, देखिए कैसा उदासी आ जाता है। चाहे कितना भी कुरूप आदमी हो, आप उसको बोल दें उसको खराब लगता है कि नहीं ऐसा? कोई भी किसी भी चीज, अपने विचार तो छोड़िए, रूप की भी कोई भी ये सुंदरता को जो भी है उसमें वो कम अपने आप को आंकना चाहता है क्या? रूप की सुंदरता को देख ले, बताइए ना, इतना तो होता है। रोज जो है लोग बन ठन कर सब रहते हैं, तो यार वो किसके लिए कि रूप मेरा सुंदर लगे, है ना? इसके लिए हमारा होता है कि नहीं होता है, पूरे दिखता है कि नहीं समाज में? भैया एक चीज यहाँ पे बोलूं। हाँ बोलिए कई ना। बार अपना अवमूल्यन इतना अधिक हुआ रहता है अंदर ही अंदर कि उसे सही करने के लिए या उस पे कवर करने के लिए मतलब हम बाहर किसी और तरीके से पेश आते हैं। तो अधिमूल्यन, या तो हम अधिमूल्यन में जाते हैं या फिर हम अवमूल्यन में जाते हैं, कभी बीच वाली स्थिति में नहीं रहते हैं। वही वही उसी उसी के लिए तो सारा अध्ययन है। जैसे अधिमूल्यन वाली जगह पे देखेंगे तो जो एक तो बात कहे कि रूप के अर्थ में भी दिखता है ना? दूसरा जो है अपने मैं जैसे देखा हूं कि जैसे टीचिंग में, मैं जैसे फिजिक्स पढ़ाता था तो इससे बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टीचर
सारे टीचर को लगे कि भाई उससे अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, इतना ज्यादा सबके अंदर। सबसे ज्यादा कोई अच्छा बच्चे को पढ़ा सकता है तो वही पढ़ा सकता है, उससे ज्यादा अच्छा पढ़ाने किसी को नहीं आता। इतना ज्यादा अपने मतलब अपने प्रति जो है मुग्ध हो जाना। इसको सेल्फ हिप्नोटाइज बोल सकते हैं। बिल्कुल वही है, आत्ममुग्धता को वही इंग्लिश करेंगे तो सेल्फ हिप्नोटाइज ही कहेंगे। और उसके लिए जो मतलब जो परंपरा में वर्ड यूज हुए नार्सिसिज्म, जो वो बोल रहे थे भैया। भैया इसमें अतृप्ति कहाँ दिखता है? उस देखिए जो भी भैया ऐसा करता होगा उसको अतृप्ति तो रहेगा कहीं ना। क्योंकि भैया आप अपने को जितना माने हुए हैं, सामने वाले ने यदि वैसा आपको नहीं माना, हो गया मामला गड़बड़। मैं ऐसा माना हुआ हूँ तो वो भी तो एक कहीं ना कहीं एक अतृप्ति तो रहेगा है ना। जो कि मुझे अभी जैसे दिखता मान है। लीजिए कि अभी देखिए जो प्रैक्टिकल है, अभी हम लोग ये जो है एक दूसरे के साथ करते हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप बोले भैया बहुत अच्छा बताए, मेरे को अच्छा लगता है। आप भैया अरे क्या बताए, कुछ समझ में मेरे को अंदर से खराब लगने लगता है, ये क्या है। ये बात पकड़ में आया जो मैंने बोला अभी। हाँ ये एक पॉइंट है जिसके बाद वो अपना स्वयं का मूल्यांकन करेगा तो अपने बारे में पता चलेगा कि मैं सही हूँ कि गलत। हम तो देखिए जब भी, वो समय बिल्कुल, हम जब भी दूसरे लोगों को जब भी व्यक्त होते हैं ना, है ना, वहां पर हमारा ये रहता है कि हमारा अप्रिसिएशन हो। हमने क्या बोला नहीं बोला वो मैटर नहीं, लेकिन अच्छा बोला। लोग में हम अपने को बोले कि भाई आप अच्छा बोले, अपने को अच्छा लगता है। और यदि ज्यादातर लोग बोलने लगे तो हम तो इतना हो जाता है कि कोई हमको यदि बोल दे एक बार खराब तो हमारा दिमाग ही खराब हो जाता है, मैं तो इतना अच्छा बकता हूँ। तो यही हर जगह पे आत्ममुग्धता की बात आ रही है। हमारे को अपना पता नहीं, लेकिन सामने वाला कैसा हमारे को दिखता है ये प्रधान हो गया। भैया ये चीज इतनी डीप रूटेड क्यों है? मतलब ऐसे मत इतना आसानी से ये होता है, मतलब पता भी नहीं लगता है और तुरंत ये हो जाता है। अप्रूवल की इतनी ज्यादा चाह है और नकार जाने की बहुत गहरी अस्वीकृति है। इतना डीप रूटेड ये कहाँ से आया और क्यों हुआ? बिल्कुल देखिए दीदी, इतना डिफरेंट अभी बात कर रहे हैं। जब अपन बात करेंगे ना मानव देव मानव की, वहां पर भी देखेंगे ना, वहां पर भी एषणा की बात होती है। लोकेशना पुत्रेशना वित्तेषणा। तो जो मानव से देव मानव में देखेंगे ना, तो पुत्रेशना वित्तेषणा जो है वो उससे मुक्ति हो जाती है, लेकिन लोकेशना देव देव मानव तक रहता है। लोक एषणा देव मानव तक रहता है। ये लोक कृष्णा से भी मुक्ति दिव्य मानव को ही जाके होता है। लोक कृष्णा देखेंगे तो जो अभी अपन बात कर रहे हैं आत्ममुक्ता का, उसका सही स्वरूप है, लेकिन है तो वो भी ऐष्णा है। उस ऐष्णा से भी मुक्ति जाकर के दिव्य मानवीयता में होती है। वहीं जाकर फाइनली सारी ये जो ऐष्णाओं से भी मुक्ति होती है। अभी तो ये ऐष्णा नहीं है, ये तो अभी आत्ममुक्ता हिप्नोटिज्म है। लेकिन आप देखेंगे जब ये मानव को बोल रहे हैं, जब भ्रमित मानव से मानव जब चेतना में जा रहे हैं, तो वहां ऐष्णाओं से शुरुआत हो रही है। कौन कौन ऐष्णा? लोकेष्णा पुत्रेष्णा वित्तेष्णा। वहां से जब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब जब हम देव मानव की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पुत्रेष्णा वित्तेष्णा गौन हो गया, लोकेष्णा अभी भी बचा हुआ है। और फिर वहां से जब हम दिव्य मानव जाते हैं, तो वहां पर जाकर हमारी समस्त ऐष्णाएं मुक्त होती है। इसका देखेंगे जो मूल मुझे लगता है, पहचान की भूख। पहचान, हर आदमी अपनी पहचान चाहता है। और इसकी तृप्ति क्या होती है? ब्रह्मानुभूति के बाद ही जाकर उसके उसको अपनी पहचान पता चलती है कि अच्छा ये है। तब इस पहचान से जो बाहर पहचान होना है उससे मुक्ति मिलती है।
यदि आदमी में इस तरीके के व्यक्त होना, पहचान की भूख रहती ही नहीं, तो ये सारे प्रयास भी नहीं होते। पहचान की भूख का मतलब वो व्यक्त होना चाह रहा है। इसलिए तो कहते हैं समाधि इसके विपरीत मतलब अभ्यास है। जो समाधि में चला गया उसको किसी से मतलब ही नहीं है, कोई पहचान से मतलब नहीं, मुक्त हो गया। देव मानव तक में देखेंगे, ऐसा लगता है कि लोकेशना है। लोकेशना का मतलब सही अर्थ में भी जो भी पहचान है उसकी स्वीकृति है, लेकिन है तो जी भैया। तो इसका मतलब अभी भौतिक स्तर पे या जिंदा रहने के धरातल पे जो हम पहचान पाने के लिए जो जो काम कर रहे हैं, तो जब से ये अध्ययन शुरू किया तब से मैं लगातार अपने आप को उस चीज के लिए मतलब डांटती रही हूँ कि क्यों ऐसा मैं कर रही हूँ, क्यों ऐसा मैं कर रही हूँ। तो इतना खुद को डांटने की जरूरत नहीं है, समझ बढ़ाने की जरूरत है। हाँ देखिए, इसको पॉजिटिव लोकेशना में कन्वर्ट करने की जरूरत है। क्या लोकेशना? कि मैं पहले तो मतलब सही आचरण करने लगूं, है ना, और सही आचरण करते हुए मैं दूसरे के लिए प्रेरक बन जाऊं। मतलब मैं धीरता वीरता उदारता में जीने लगूं। ये इसका निश्चय मुझे स्वयं से हो जाए कि मैं धीरता वीरता जो है उदारता में जीता हूं। मैंने इसको चेक करके देख लिया है, परिवारों में सब जगह पे जी करके मैं इसको प्रमाणित कर पाया। फिर ये अपेक्षा होना कि सामने वाले व्यक्ति यदि मेरे इस व्यवहार को, मेरे इस स्वभाव को पहचान ले और उसमें यदि ये चीज हो जाए कि मैं श्रेष्ठ हूं, इसकी स्वीकृति हो जाए, तो उसमें भी श्रेष्ठता के लिए कामना बन सकती है। ऐसा मेरे अंदर जो है उस मेरी पहचान उसमें हो, ऐसी कामना मुझ में होने लगे। इसको ही लोकेशना कह रहे हैं। जी। लेकिन पहले मेरे अंदर तो हो। जी। मैं खुद ही श्रेष्ठ नहीं हुआ हूं, लेकिन ये अपेक्षा रखे हुआ हूं सामने वाला मेरे को श्रेष्ठ मान ले। श्रेष्ठता के साथ यदि हमें ये अपेक्षा है कि सामने वाला हमको श्रेष्ठ माने, इससे क्या होगा, उसमें जो है जागृति का रास्ता खुलेगा, वो भी श्रेष्ठ बनने का प्रयास करेगा। यही अपेक्षा, इसी को ही लोकेशना कर। तो ये चीज देव मानव तक भी रहता है कि मेरे जैसा वो बन जाए। अभी दिक्कत क्या है कि हमारे में वो है ही नहीं, श्रेष्ठता है ही नहीं। फिर भी अपन जो है अपेक्षा रखे रहते हैं कि वो हमको श्रेष्ठ माने। यही पर मामला गड़बड़ा जाता है और यही हमारे दुख का कारण बनता है, क्योंकि हमको वो श्रेष्ठ नहीं मानता। हमको वो श्रेष्ठ नहीं मानता, यही हमारे लिए जो है दुखी होने का कारण बन जाता है। तो ये अपेक्षा को खत्म करने की बात नहीं हो रही, ये अपेक्षा में के लिए वो स्थिति को प्राप्त करने की जरूरत है, इसकी बात हो रही। कि वो अपेक्षा हम बना के रखें, लेकिन उसके लिए हमारे को ये कि हमारे में वो हो जाए श्रेष्ठता। ये इसका पॉजिटिव हम्म, स्वरूप है। हाँ। अदरवाइज तो रूप बल धन पद के बल आधार पे पर ही है था। ये पहचान, है ही, उसके लिए तो लोग लगे हुए हैं ही। और इतना भ्रमित हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनकी पहचान है। ऐसे मैंने देखे हैं बहुत सारे जो बढ़िया एक अच्छे किसी पद पे है ना, मान लेते हैं कि कोई, मैंने देखा है कि कोई मान लेते हैं डीजीपी है, अरिया है, अच्छे पद पर है। जब तक है उनको लगता है उनका बहुत सम्मान है, जैसे ही वो पद उनका चला जाता है उनको कोई नहीं पूछता। उनको बहुत अखरता है कि यार अब मेरा वैसा सम्मान क्यों नहीं, क्योंकि उस पद के साथ वो अपने आप को तदाकार कर लेता है। उस पद का जो सम्मान है उसको लगता है वो उसका सम्मान है। अरे उसका सम्मान है ही नहीं, वो उस पद का सम्मान है। जो भी उस पद पे होगा उसका सम्मान होगा, उस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं। हम यहाँ पे हिप्नोटाइज रहते हैं। जितने भी ये देखेंगे ना, ये जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, सब कुछ है ना, जो भी बनाए हुए हैं वो सब उसी उसी हिप्नोटिज्म में है। आईएएस, हम एसपी डीएम, ये सारी चीजें कर रहे हैं,
उनको लगता है कि उस व्यक्ति का सम्मान है। अरे व्यक्ति का सम्मान नहीं है, उस पद पे जो भी रहेगा उसका सम्मान है। और वो सम्मान भी इस अर्थ में क्योंकि आदमी सम्मान नहीं है, आदमी को उसकी जरूरत पड़ती है उस पद की, उस अर्थ में उसको उसका वो चापलूसी करता है, इतना ही है। और आदमी कंफ्यूज होता है कि भाई उसका सम्मान होता है। सोचिए ना कितना बड़ा हिप्नोटिज्म है, वो आत्ममुग्धता है कि नहीं। यदि कोई उस पद पर बैठ करके यदि उसको लगता है कि उसका सम्मान हो रहा है, ये आत्ममुग्धता का निशानी है या नहीं है। उसकी किसी श्रेष्ठता का सम्मान नहीं हो रहा है। वो जिस दिन उस पद से हट गया उसका लिए कोई सम्मान नहीं है। और यही सभी के लिए पीड़ा का कारण बनता है। अभी देखिए ना, मुख्यमंत्री बनने के लिए क्यों इतना लोग परेशान है, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों परेशान है, मंत्री बनने के लिए क्यों परेशान है। पैसा ये सब तो एक अलग चीज है, सम्मान जुड़ा हुआ है उस पद के साथ, रुतबा जुड़ा हुआ है। और आदमी को लगता है कि भाई उसका सम्मान हो रहा है। कैसा ये कंफ्यूजन है, कैसा आत्ममुग्धता है। बहुत बढ़िया बात कह दी आपने भैया। तो यहाँ पर जो एक चीज है कि हम जो उसके जगह आचरण में श्रेष्ठ हो जाए और सामने वाला मेरे आचरण से तृप्त हो जाए, उस श्रेष्ठता को पहचान ले और उससे उसमें उस श्रेष्ठता को पाने की कामना हो जाए, यही इस लोकेश का है। और अपने को यहां शिफ्ट होना पड़ेगा। पहले सेफ्टी तो यहीं पर होगी। तो अपने को बदलना है, जो भी अपने जो है कि हमको सब अच्छा मान लें, उसकी जगह अपने को ये करना है कि भाई मैं आचरण संपन्न हो जाऊं ताकि मैं दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाऊं, मेरी पहचान हो। क्यों हो मेरी पहचान, तभी तो प्रेरणा मिलेगी उसको। यदि मेरी पहचान नहीं होगी तो उसको प्रेरणा कैसे मिलेगी। तो ये उपकार से जुड़ता है। जी भैया। लेकिन आपने जो कहा बहुत, ये बहुत डीप रूटेड है। मतलब ये कामना हम इसको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में वो अवरोध आ ही जाता है कि लोग हमको अच्छा कहें, बिना आचरण संपन्न हुए, बिना श्रेष्ठ हुए हमको लोग अच्छा कहें, ये कामना बनी ही रहती है। कभी भी हमको अपनी जो गलतियां हैं वो स्वीकार होती ही नहीं। जो अच्छा स्पीकर है उसको लगता है जब भी मैं बोलूं तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, लोग आके बोलना चाहिए बहुत अच्छा बोला। हर जगह ही जो भी काम करो वहां पर मेरे काम की तारीफ होनी चाहिए। तो भैया इसका तो बटन तो कभी ना कभी तो होगा, मतलब कभी ना कभी तो पता चलेगा, इस जन्म में हो या अगले जन्म में। हाँ भैया, लेकिन वही कह रहे हैं ना, ये ध्यानाकर्षण जाना कि भाई अपने को इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। जो भी दीदी कह रहा था ना कि भाई मेरे को इसमें कोई ये कामना ही ना आए कि लोग हमको अच्छा माने खराब माने, इसकी कामना न आए। उसकी जगह ये सही कामना में बदल जाए, इसके लिए अपने में प्रयास होना चाहिए। सही कामना क्या कि मैं लोकेशना में जीने लगूं। आज भैया आपने बाबा जी का और इनके परिवार के बारे में जो सब बातें बताई, तो उससे इतना पता चलता है कि बाबा जी की एक ऐसी स्थिति थी कि वो सबके साथ अनकंडीशन लव की स्थिति में रहते होंगे। और हम क्या करते हैं कि मेरी पत्नी है, वो जब तक मेरा कहना माने तो मैं लव करूंगा, और मेरा कहना नहीं माने तो मैं उसको प्रेम करना छोड़ देता हूँ। दिक्कतें सब वहाँ होती है। हम जो 24 घंटे सबके साथ प्रेम से रहने की कोशिश करेंगे ना, तो उसका सामने वाले का भी प्रेम हमें मिल सकता है। बिल्कुल भैया, एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं वही है। जो हमारे शासन को स्वीकार करे उसी के लिए प्रेम है, जो शासन को नहीं स्वीकार करेगा उसके लिए प्रेम नहीं। खैर ये तो सामान्य बात है, परंतु जो भैया ने कहा, अशोक भैया ने, उसके संदर्भ में अगर कहूँ तो संबंध पहचानना और निर्वाह करने की बात है बस।
हाँ, एक समय आएगा फिर ये बस सहज ही होगा और कोशिश नहीं करना तो पड़ेगा, संबंध स्वयं स्फूर्त पहचाना और होगा। फिर निर्वाह करना है, ये अगर समझ आ जाती है तो काफी कुछ अपने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि फिर धीरता वीरता आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हर एक के साथ संबंध अलग है ही अपने, और उसका निर्वाह करना है। पत्नी के साथ संबंध स्वीकार करना है, सब यानी पहचानना है, और फिर उसके मुताबिक निर्वाह करना है। तो निर्वाह करने में तो काफी चीजें आ जाएंगी। संबंध निर्वाह करना बहुत बड़ी बात है। ये इस दर्शन में आके ही पता लगा है निर्वाह करना किसको कहते हैं। हाँ भैया, लेकिन अभी क्या ना होता है ना, खाली फर्ज निभाना और निर्वाह करना नहीं है। लेकिन भैया जो अभ्यास वश है ना, अपन वहीं पे चले जाते हैं, चलना या चलाना, ऐसा इस जगह पे उलझ जाते हैं। जीने दो और जियो वाली जगह पे नहीं आते। जीने दो और जियो का यही तो मतलब बोल रहे हैं, ना तो चलना है ना ही चलाना है, ना ही शासन करना है ना ही शोषित होना है। हम परिवारों में भी वही करने लगते हैं। कौन सही है डोमिनेट भैया। है ना, परिवारों में मैं देखता हूँ ये डोमिनेटिंग चलता है। इस जगह पे पति डोमिनेट करता है, कहीं पे पत्नी डोमिनेट करती है। चलता किसी एक का है, दोनों का निर्णय से कुछ होता हो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वहां चलने चलाने वाली बात ही ज्यादातर देखी जाती है। ठीक है, बढ़िया। और बताइए भैया। भैया और एक शेयर करूंगा पिछली वाली बातों से जो 15 मिनट पहले हो रहा था। जैसे हम तीसरे के बारे में बात करते हैं, उसका हाँ वो तो होता रहता है। और भी देखा हूँ जो नहीं करता है वो फिर आइसोलेट हो जाता है, वो अलग पड़ जाता है। उसके पास कोई नहीं जाते, नहीं तो उसको बुलाते नहीं। जैसे एक भाभी जी यहाँ पे जॉइन करते हैं कभी कभी, तो उनके घर में गया था तो बोल रहे थे कि जीवन विद्या की बात कोई अच्छी बात रखते हैं तो बोलते हैं नहीं आपके पास हम नहीं आएंगे, नहीं तो आप हमारे पास मत आओ। ऐसा सिचुएशन है। तीसरा और एक लेवल है जो हम लोगों का है, जो हम पुरुष लोग, जैसे मैं कहूँ कि हम लोग जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो ज्यादातर कुछ अच्छी बातें होती है, फिर वो पत्नी की तरफ चली जाती है। तो उसका क्या गड़बड़ है वो बताता है, जो क्लोज फ्रेंड्स है मैं मेरी बात कर रहा हूँ, उसका क्या गड़बड़ है, उसका क्या गड़बड़। तो फिर वो बताते हैं कि चलो, मेरे 2-3 दोस्त डॉक्टर हैं, तो बोलते हैं नहीं चलो हम लोग लेट करके जाते हैं इसलिए कुछ कि घर में कुछ उटपटांग ना हो जाए। तो फिर मैं बोलता हूँ ठीक है, तुम लोग तो कुछ बहाना बना के पेशेंट ये सब बोल के रह जाओ, मुझे तो जाना पड़ेगा और मुझे झेलना पड़ेगा। ऐसा मेरा सोच था। मतलब 15 साल तो ऐसा ही गया। फिर जब जीवन विद्या के संस्पर्श में आया तो स्वीकृति भाव के ऊपर मैंने काम किया, बहुत टाइम लगा। स्वीकृति, सब कुछ स्वीकृति में लाना। फिर वो सुबह के सेशन में आनंद भैया बार बार बताते हैं कि आदर और प्रेम ये भाव में तो नहीं आ रहा था। तो स्वीकृति होता था मगर अंदर तो विरोधी था। तो धीरे धीरे जैसे आप बोलते हैं कि बाबा जी के पास रहे, मैंने काफी बंद किया। मैं कहीं बैठता हूँ तो कुछ पत्नी के बारे में वो बोल देता हूँ, दोस्त है पड़ोसी में, कि ये ऐसा करती है वो ऐसा करती है। वो कभी गलत नहीं बोलती है मेरे बारे में, बहुत बढ़िया चीज है। ये मेरा ध्यान में है, क्योंकि मैं अपना को कुछ हद तक एक लेवल तक श्रेष्ठ मानता था, इसीलिए शायद ऐसा होता था। फिर स्व निरीक्षण से ये सब सुधार आया। फिर और भी रह जाता था, जो कि मेरा बेटी देखती थी कि मैं कहाँ पे गलत करता हूँ। तो मेरा मूल्यांकन, मैं जब एक बार बता दी, तुमने ऐसा क्यों कहा उधर, मैं बोला नहीं मैं तो काफी सुधार किया हूँ। अच्छा मैं ऐसा बताया हूँ? फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ मैं तो बताया हूँ, ये गलत है। तो फिर मैंने अपने आप को विद्यार्थी के हिसाब से फेल किया कि नहीं ये तो फेल है, और सुधारना पड़ेगा और स्वनिरीक्षण करना पड़ेगा। तो बेटी जो है वो मेरी स्व मूल्यांकन में काफी सहयोगी होती है। तो इससे धीरे धीरे ये जो आपने बताया, मैं न्याय न्याय स्वयं करने में लग जाऊं, तो वो बात 1-2 महीने पहले से शुरू हुआ। वो जैसे अध्ययन में हूँ, मुझे लगता है इसका ही रिजल्ट है, तो समझ आया तो हुआ।
तो अभी देख रहा हूँ काफी सुधार है। जैसे जीवन विद्या के लिए परिवार में विरोध था, वो अभी नहीं है 3-4 महीने से पहले से। और वो आदर भाव भी नहीं था। वो आदर भाव जब शुरू हुआ 1 महीने पहले, मैं देख रहा हूँ कि सामने से भी वो भाव परिवर्तन हो रहा है। और कभी तो अ, मतलब शिविर के बारे में बोलता हूँ तो ना ही सुनने को मिलता है। मैं प्रस्ताव मगर रखता हूँ, और इस बार तो मुझे 1 हफ्ते पहले हाँ ठीक है जाएंगे, तो ऐसा आंसर मिलेगा मुझे मुझे पता भी नहीं था। मैं तो ऐसे प्रस्ताव रख रहा था। तो भैया आप जो बोल रहे हैं ये मैं न्याय स्वयं करने लग जाऊं तो उससे काफी फर्क पड़ता है, काफी इम्प्रूव होता है। ये इसलिए शेयर किया कि शायद किसी और को भी लगे। नहीं भैया, बिल्कुल। देखिए, यहीं से तो अपन लोग को आराम मिलना शुरू होता है कि जैसे ही अपन जीव विद्या शिविर से जुड़े चीजों को पढ़ रहे हैं, सब कुछ है ना, तो अपने अंदर जो गुणात्मक परिवर्तन होने लगता है ना, उससे उत्साह बनता है इस दर्शन को लेकर के। यार, इस दर्शन ने अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए, वो बहुत आवश्यक है। यदि वो ना हो ना, तो वो उत्साह नहीं बनेगा लंबे समय तक। हाँ भैया, गड़बड़ है, विरोध है, सब कुछ है, मगर मैं अगर ठीक से चलता हूँ तो बाकी चीज देख रहा हूँ कि ठीक हो रहा है। तो जो गलतियां होती थी, हम लोग दोनों उलझ जाते थे, झगड़े में उतर जाते थे, आर्गुमेंट्स में उतर जाते थे, तो अभी उनको छोड़ देता हूँ कि ठीक है जो भी है ठीक है। तो उनको सोचने के लिए छोड़ देता हूँ, तो वो सोचते रहते हैं, सोच के खुद ही बोलते हैं नहीं ये गलत है। पहले मैं ही बोलता था तो वो कभी एंड नहीं होता था। वो भी सोचते हैं कि मैं जो किया सही किया। तो जब अगर नहीं होता है, कुछ आर्गुमेंट्स नहीं होता है, मैं अपने जगह में चुप रहूँ कि ठीक है प्रस्ताव रखूं, तो उससे काफी फर्क पड़ता है ना भैया। और दूसरी बात बोलूं कि अपने देश में एक और समस्या है कि नर नारी में असमानता तो बहुत पहले से रहा है ना, कि पुरुषों का चलेगा, हर निर्णय जो है पुरुषों का होगा, और जो पुरुष बोलेंगे वो महिला को मानना पड़ेगा। ये दबाव बहुत, मतलब, समय से रहा। तो अभी भी महिलाओं को, जैसे जो भी शिक्षित हुए सारा कुछ है, उनको ये लगता है कि ऐसा क्यों यार, मतलब महिलाओं को ये है कि भाई वो पुरुष सही हो या गलत हो, उनको उनकी बात माननी है। अब वो भी अपेक्षा करती कि मैं क्यों मानूं। मैं खुद विवाह के बाद मुझे पता चला कि यार ये प्रॉब्लम तो मुझ में भी है, ये शासन वाली मानसिकता तो मुझ में भी है। मैं अपने अनुसार चलाना चाहता हूँ। इसको मुझे खुद रियलाइज हुआ, तब मैं इसको काफी इंप्रूवमेंट किया। ये अपना ध्यान नहीं जाता है ना उधर की ओर, सबसे बड़ा बात यही है। हमको क्या लगता है कि है। भाई वो, उसको समझ नहीं है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, हमें को हर चीज का सही पता है। ये भी अपना अधिमूल्यन है। कहीं कहीं हो सकता है उनकी गलतियां हो, है ना। तो वो सब चीजों में अपने को, मतलब, मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है। वो कहाँ पर है, नहीं है। पहले तो ये चीज अपने आप में वो करना कि भाई हमें शासन की मानसिकता तो नहीं है। इस चीज में अपने आप को सुनिश्चित करके अपने को वहां पर थोड़ा स्थिर होना चाहिए। नहीं तो ये जो शासन की मानसिकता है, वो है या नहीं, वो परिस्थितियों पर दिखती है। पत्नी के साथ नहीं हुआ तो बच्चे के साथ, उसको अपने साथ चलाने लगना, ऐसा है ये ना। तो बहुत भैया, अनकॉन्शियस में फिट हुआ मामला है। है ना। जहां हाँ जी। हमको मौका मिला, हम वो चलाने लगते हैं। और हम बीमार पड़े तो पत्नी के पास सेवा की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन वो बीमार पड़े तो हम उनकी सेवा नहीं करेंगे। और बिल्कुल वो जो काम कर रही है वो भी हम नहीं करते, बाहर से होटल से खाना मंगवा लेते हैं। ऐसा सभी जगह है। सही बोल रहे हैं। कैसे वो श्रेष्ठता को पहचानेंगे हम। मैं करता हूँ भैया। बढ़िया। ठीक है बहुत भैया, बढ़िया। आप बुला लीजिए, मैं भी कर दूंगा। तो भैया मुझे और भी एक करना प्रश्न पड़ता है। नहीं, भैया करना पड़ता नहीं, हम मौज से करते हैं सर। ये मैं तो तो ऐसी अपनी बात पत्नी का है। पैर भी दबाता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। है ना। भैया एक सब। प्रश्न यहाँ पे है, ये जो संवेदनाओं को तृप्त करने के लिए हम कितना भी काम करें,
वे तृप्त होती नहीं है, ये ठीक है। इस तरह काम करने से केवल अपराध होता है। मनुष्य स्वयं में तृप्ति पूर्वक समाधान को प्रमाणित करता है, मनुष्य स्वयं में अतृप्ति पूर्वक अपराध को प्रमाणित करता है। यहाँ पे अपराध क्या होता है भाई? ये संवेदनाओं के लिए ही तो सारा ये परधन पर नारी पर पीरा। हाँ, ये जो इंद्रिय सुख के लिए, संवेदनाओं को तृप्त करने के लिए जो तो सपोज जाएगा तो ये परधन पर नारी पर पीरा ही करेगा, उससे क्या अपराध नहीं हुआ तो क्या होगा भैया? हाँ, जो ये नहीं करता है, जो नहीं करता है वो नहीं करता है अपराध। लेकिन यदि संवेदनाओं से तृप्त होने की आशा है तो वो परधन पर नारी पर पीरा करेगा ही करेगा, या कायिक वाचिक मानसिक कृतकारित अनुमोदित किसी विधि से करेगा। हो सकता है कायिक वाचिक से ना हो, लेकिन मानसिक रूप से करता ही होगा। हाँ भैया, बढ़िया भैया। तृप्ति अतृप्ति ये तो दिन भर चलता रहता है, फिर वो क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है तो पूरा समाधान नहीं है, तो इसीलिए वो चलता रहता है। प्रश्न है कि अगर पूरा समाधानित रहेगा तो तृप्ति भी रहेगा और वो सुख भी निरंतर रहेगा। ऐसा है भैया, निरंतर सुख का मतलब यही तो है। बिल्कुल समाधान रहेगा तो तृप्ति तो रहेगा ही रहेगा। देखिए, सुख का मतलब सुख, शांति, संतोष, आनंद सब होना। सुख की निरंतरता वो आनंद की निरंतरता के साथ ही है, परमानंद के साथ ही है। सुख की निरंतरता परमानंद के साथ ही है। भैया ये तो हम लोग डिस्कशन किया आज, बढ़िया है। ये जो मैं 2-3 महीने सोच रहा था कि पति पत्नी एक साथ खींचातानी रहेगा, ऐसा तो लगता रहेगा। फिर इसके लिए क्या करेंगे? स्वीकृति भाव तो दोनों के साइड से थोड़ा बनेगा। हाँ, उनका सपोज जीवन विद्या के लिए नहीं बनेगा तो ठीक है, मगर विरोध नहीं होगा, ये भी ठीक है। मगर तो आपकी आवाज कट रही है। तो चलेगा ना भैया भैया आपकी कि आवाज पूरी कट गई, एक कुछ नहीं साइड सुनाई सकता है, धीरे धीरे उनका भी मन करेगा। प्रश्न आया भैया? हो नहीं भैया, हो। प्रश्न भैया आप जब बोले ना पूरा बात ही अभी कट आया गया भैया? था। फिर से रखूं? हाँ फिर से अभी रखिए आ ना। रहा है? हाँ आ रहा है भैया, बोलिए ना भैया। अभी आ रही है? हाँ भैया आ रही है। पत्नी हाँ, पत्नी का स्वीकृति भाव आया कि ठीक है, आप करते रहो, अब मैं अपना काम करता रहूं, आपको जो अच्छा लगे करो, ठीक है। मगर ऐसा भी तो कभी कभी सुनने को मिलता है कि पति पत्नी दोनों साथ करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर नहीं है तो थोड़ा ऐसा खिंचातानी तो रहेगा। ठीक है भैया? हाँ तो भैया उस देखिए। परिस्थिति में, हाँ हाँ बोलिए भैया, प्रश्न में भाई रख पाया? हाँ हाँ बाबा जी ने कहा खींचातानी थी भैया। हाँ हाँ जी भैया। भैया आप। हमने, हाँ यही जो भैया ने, विजय भैया ने बोला उसी के साथ थोड़ा मेरा प्रश्न है तो रखता हूँ। अपने 15 साल गृह जीवन में पत्नी के साथ जिए, उसमें हम जीवन विद्या में नहीं जुड़े थे, तो कुछ भ्रमित अवस्थावश कुछ व्यवहारिक गलती होती है संबंधों में, संबंध निर्वाह में। तो उसकी इमेज उतनी दृढ़ हो जाती है, उतनी वो प्रभावित, वो स्मृति उतनी रिजिड हो जाती है, तो वो ऐसा पत्नी मान लेती है कि ये व्यक्ति तो कुछ भी करो सुधर ही नहीं सकता, अब ऐसा ही है वो। 15 साल का जो अपना व्यवहार का प्रभाव से, तो अभी तो जीवन विद्या चालू किया है, अभी सुधारना आप सब लोग बोल रहे हैं कि आप में कुछ दिख रहा है, मगर उनके इमेज में अपनी छाप वो जो रिजिड हो गई है, उनकी वजह से वो शिविर करने की बात तो दूर है, पर वो कुछ अपने अपने में सुधार देख ही नहीं पाता, कोई एक व्यक्ति ही नहीं देख पाता, बाकी सबको दिखता है कि हाँ कुछ शुरुआत हुई है ऐसा। हाँ हाँ तो जो भैया, दृष्टि उनकी हाँ भैया, जो, हाँ सुधार दिख रहा है। अपना जो गुणात्मक परिवर्तन का भले 0.1% होगा, ज्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, 0.5% कुछ तो शुरुआत अपने में अंदर होती, तो वो देख ही नहीं पाती पत्नी। तो उसमें थोड़ा आप प्रकाश डालिए, क्या होता है समझाइए।
भैया देखिए, हाँ मैं जैसे भैया कोई विरोध नहीं है, सब बढ़िया है, उनको भी अच्छा लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा 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 परिवर्तन से उनको अच्छा भी लग रहा है, उनको खुशी भी हो रही है, मगर उनको इसमें जुड़ना नहीं है, वो सुविधा संग्रह और बाकी सब में रहना उनको पसंद है, ऐसा। तो ऐसा तो चल सकते हैं ना भैया, यही मेरा प्रश्न है। कभी ऐसा लगता है कि दोनों साथ रहते तो और बढ़िया होता। देखिए भैया, मुझे तो जो इसमें लगता है ना, इसके बारे में थोड़ा बताएं। कि जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है। पहले तो मतलब जो जगह है वो अपेक्षा रहती ही है कि जिस मार्ग पे हम चलना चाह रहे हैं और जिनके साथ मैं सबसे क्लोज चल रहा मतलब जी रहा हूँ, वो भी हमारे साथ उसी मार्ग पर चलने लगे तो सुखद हो जाएगा। अभी क्या होता है कि जैसे हम जिस मार्ग पे चलना चाह रहे हैं वो किसी दूसरे मार्ग पे चल रहे हैं, तो अब घर्षण हो रहा है। हम उनको अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं और वो मुझे अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं, है ना। यहीं पे तो घर्षण होता है। इस दोनों के बीच में बच्चा पिसता है। बच्चे को आप अपने हिसाब से इस मार्ग पे चलाना चाहते हैं और जो पत्नी है वो बच्चे को अपने मार्ग पे चलाना चाहती है। तो मुझे जो लगता है ना भैया, कि यहाँ पर ना थोड़ा सा तो ये समझना पड़ेगा कि सबका अपना अपना संस्कार है ना। ये हाँ, ये अपेक्षा, बहुत बड़ी बात हाँ, हम उसको भूल जाते हैं है। हाँ कि जी। भाई जागृति क्रम में हम दोनों एक ही जगह नहीं खड़े, कैसे चले साथ। दोनों एक जगह रहेंगे तब ना दोनों एक साथ एक एक लक्ष्य के लिए चलेंगे। जागृति क्रम ही में हम दोनों एक अलग अलग जगह पर हैं। तो उसका उपाय क्या हो सकता है कि भाई चलिए, कि हम दोनों के बीच में वो विरोध ना हो, चलो ज्ञान चर्चा ना हो, है ना, लेकिन एक जो जीने के धरातल पे दोनों की अपेक्षा तो एक है। ज्ञान के धरातल पर चलिए उसकी अपेक्षा नहीं है, मेरी अपेक्षा है, लेकिन जीने के धरातल, मूल्यों की धरातल पर दोनों की अपेक्षा समान रूप से है। वहां हम एक दूसरे के पूरक हो पाए, वहां कार्यक्रम एक हो सकता बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। है। ये महत्वपूर्ण हो रहा बात है है। भैया, हो रहा है। वो भी हमारे से जो है विश्वास सम्मान स्नेह की अपेक्षा रखते हैं, मैं भी रखता हूं, और इस जगह पर हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरकता बहुत होने बढ़िया। पे ना फिर आगे जो है उसकी संभावना बन सकती है। हम इस हम्म। पूरकता को निर्वाह किए बिना हम उस दबाव में जो हम करने की कोशिश करते हैं ना कि नहीं वो हमारे साथ चले तभी ये विश्वास सम्मान स्नेह का कंडीशनल जो कर देते हैं, यहीं से मामला गड़बड़ा जाता है। हम बढ़िया है भैया, कंडीशनल कर देते हैं कि हमारा उसके साथ स्नेह तभी होगा जब वो हमारे मार्ग पे चलेंगे, नहीं तो उसको कोसते रहेंगे, अरे यार कैसी पत्नी, हम तो अच्छा ज्ञान के लिए हम जहाँ चाह रहे थे, अब मुझे कैसी पत्नी मिल गई, है ना, क्या मेरा दुर्भाग्य, भैया ये ऐसा ही प्रश्न सोचते भी रहेंगे। था। हम्म, हम्म। मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ भैया आ रही। हाँ बढ़िया बताया भैया आपने, हाँ, काफी हेल्पफुल है। ये मेरा एक दोस्त बहुत दिनों के बाद सुन रहा है, अभी 3 शिविर सुन लिया, मगर पत्नी को बहुत खींच रही है कि बोल रहा है कि नहीं सुन भाई, तो बोले पति पत्नी साथ रहेंगे तो बढ़िया होगा, तो बहुत जबरदस्ती कर रहा है, मगर मैं बोला नहीं जबरदस्ती नहीं, आप ही करो, पहले पहले आप खुद स्वीट खा लो, रसगुल्ला खा लो, फिर धीरे धीरे होगा। बिल्कुल भैया। उसका भी कमेंट ऐसा ही था, ये पत्नी लोग समझेंगे नहीं, ये क्या सब एक ही जैसे। मैं बोला नहीं, तुम अपने पहले खुद का मूल्यांकन करो, हमारे में भी हम लोग भी कितने गटर में है पहले हमको पता था, उसके बाद दूसरों के बारे में मूल्यांकन करें। भैया आपका तो हो गया, ठीक है दीपक भैया, भाई के बहुत प्रश्न का बढ़िया। जवाब नहीं हुआ पूरा। दीपक भाई का जो था नहीं नहीं, सॉरी भैया। भैया ने बताया आ गया। मूल्यों निर्वाह, हाँ, मूल्यों निर्वाह की पूरकता, हाँ, उससे ही आगे बढ़ सकते हैं। कॉमन जो मौलिक जरूरत है वो मूल्य निर्वाह है, तो करेंगे तो स्लोली स्लोली आएगा बस भैया वो ने। निर्वाह करना आ गया ना।
पहचानना और निर्वाह करना। हाँ, भैया ने गाइडलाइन दे दिया। कॉमन चीज है वो मूल्य निर्वाह की पूरकता। ऑल द बेस्ट। हाँ भैया। भैया ये जीवन विद्या से ऐसा हुआ कि वो जो कर रहे थे उससे तो हम अतृप्त रहते थे और मजा तो नहीं आता था, अंदर विरोध रहता था। अभी मुझे मेरा स्थिति बोलता हूँ कि अभी समय लगा इसके लिए, मगर अभी वो जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास भय था। ये पैसों का खर्चा होना, ये सब चीज का भय था। मैंने विवेक भाई बरोड़ा से आए थे, उनसे बात किया, तो मैं थोड़ा अभय की तरफ गया। तो अभयता जब मेरे मन में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ, तो वो मुझे फिर पत्नी का वो सब काम कुछ भी वो करते हैं तो गड़बड़ भी होता है, तो उससे मेरे को अभी वो विरोध और ये अतृप्ति नहीं होता है। ये लेवल कैसे आया, ये अध्ययन से आया, इससे आया, आप लोगों के साथ रह के हुआ, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी ये काफी बड़ा इम्प्रूवमेंट है जो कि 15 साल से नहीं था, तो उससे मजा आता है। ऐसा जो भैया बता रहे थे वैसा ही है बिल्कुल भैया। मेरे अभ्यास से। भैया जितना पुराना लग्न जीवन होता है ना, कोई इंसान 50 साल पे शिविर में जीवन विद्या के साथ जुड़ा है तो उनका लग्न जीवन 20 ईयर्स होगा। तो जितना लंबा मैरिड लाइफ होता है ना, तो उतना मतलब वो कन्विंस करने में वाइफ को या हस्बैंड, वाइफ हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को बहुत सारा श्रम करना पड़ता है वो कन्विंस करने के लिए। तो मैरिज लाइफ की जो ड्यूरेशन है, हाँ, वो इफेक्ट करती है और इमेज ज्यादा दृढ़ हो जाती है। हाँ, अपनी गलतियां, कि कोई 10 साल गृह जीवन निकाला है मैरिड लाइफ तो उसकी कम होगा, 20 साल होता है तो बहुत ज्यादा गलतियां वो स्टोर हो जाती है और उनकी स्मृति है एक दूसरे पार्टनर के प्रति, तो वो मतलब निकालने में बहुत श्रम करना पड़ता है। है ना। देखिए भैया, अभी तो हम लोग ट्रांजिशन फेज में हैं। अब आगे आने वाले समय में हो सकता है कि दोनों ही दर्शन से परिचित हो, दोनों का ही लक्ष्य एक हो, दोनों का ही कार्यक्रम एक हो, और दोनों ही जो है उस अर्थ में जुड़ जाए, तो उन लोगों के लिए अच्छा बन सकता है रास्ता। तो अभी अपने को मुझे लगता है ना कि हाँ भैया मतलब एक वो ये एक दबाव है ना कि दूसरा भी जो है हमारे साथ हमारी जागृति के रास्ते पे चले, इस दबाव से थोड़ा मुक्त होना पड़ेगा भैया, मुझे लगता है ना। ओके। भैया ऐसा समझ आता है तो दोनों में तो एक ही तुरंत होता है, 1 मिनट में, एक दिन में हो जाता मूल्य है। महत्वपूर्ण ओके है भैया, भैया। समय हो रहा है। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते, है ना।